नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बीए थर्ड ईयर के 6 सेमेस्टर की जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी की क्लासेस की। तो आज हम देखेंगे इस फॉर्म में, इस पेपर में क्या बात की गई है और कौन से प्रश्न हैं जो हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। उन प्रश्नों की आज हम चर्चा करेंगे। तो आज हम बात करेंगे बीए थर्ड ईयर और सेमेस्टर आपके रहेगा 6th सेमेस्टर। इसमें आज जिस विषय की हम बात कर रहे हैं उस विषय का नाम है भारतीय राजनीतिक मुद्दे और चिंताएं। इंडियन पॉलिटी इश्यूज एंड कंसर्न। भारतीय राजनीति के क्या मुद्दे हैं और क्या उसके चिंताएं हैं कि उस चिंताओं को कैसे दूर किया जा सकता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जयनाथ व्यास यूनिवर्सिटी की आपको जैसा कि बताया हुआ है 80 नंबर का ये पेपर होता है। 3 घंटे का समय होता है। सेक्शन आपके ए होता है जिसमें आपको 5 के 5 जो आपको 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं वो 10 के 10 क्वेश्चन करने अनिवार्य होते हैं। साथ ही साथ 10 क्वेश्चन करने अनिवार्य होते हैं। सेक्शन आपके यहाँ पर एक बी है। बी सेक्शन में भी आपको अथवा में क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने अनिवार्य होते हैं। तो इन प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे कि सेक्शन और ए बी में कौन से क्वेश्चन हैं, तो उसको एक एक करके हम देखते हैं। स्टार्ट करते हैं क्लास। जैसा कि हम जानते हैं कि पार्ट ए है हमारे यहाँ पर, ठीक है, पेपर का सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपको पता है कि पहला ही क्वेश्चन हम देखते हैं, चर्चा करते हैं इस पे। तो पहला क्वेश्चन है, लोकतंत्र का अर्थ क्या है, इसकी प्रमुख विशेषता क्या है। लोकतंत्र हम सब जानते हैं, लोकतंत्र का अर्थ होता है लोगों का शासन, जनता का शासन। जनता अपने पर जनप्रतिनिधियों को भेजती है, वो हाँ उनके लिए योजनाएं या फिर उनके लिए कानून निर्माण की प्रक्रियाओं को पूरा करते हैं। तो उस योजना के बारे में डिस्कस किया गया है। तो क्या कहता है कि लोकतंत्र वह शासन प्रणाली जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनाव कर शासन चलाती है। यही बात है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं जनसत्ता, समानता, स्वतंत्रता, कानून का शासन, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, उदारवादी उत्तरदायी सरकार। उत्तरदायी मतलब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी। और मौलिक अधिकार होंगे, संरक्षण होगा नागरिकों की सक्रिय भागीदारी होगी। ये सारी की सारी व्यवस्थाएं किसमें होगी? लोकतांत्रिक व्यवस्था में होगी। लोगों के शासन की जो व्यवस्था होगी उसमें ये सारी प्रक्रियाएं दी गई होगी। क्या होगी? एक तो जनसत्ता, जनता का शासन। दूसरा समानता रहेगी, सभी लोग समान रहेंगे, सभी अधिकार समान रहेंगे। फ्रीडम होगी, जो देश के नागरिक होंगे उनके पास स्वतंत्रता होगी। कानून का शासन होगा, रूल ऑफ लॉ होगा, विधि का कानून होगा। ऐसा नहीं है कि किसी भी राजा महाराजा का शासन हो, किसी का फैसला प्रभाव नहीं डालेगा। वहां पर शासन होगा कानून का। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, 18 वर्ष या 21 वर्ष जो भी आयु निर्धारित होगी, उस आयु से ऊपर के सारे व्यक्ति, पुरुष हो महिलाएं हो, जो वयस्क नागरिक हो, वो सारे के सारे वोट कर सकते हैं। ये है। इसके अलावा है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होंगे। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होंगे। एक ऐसा प्रक्रिया होगी, ऐसा ढांचा होगा या एक ऐसा सिस्टम या बनाई होगी प्रणाली जो चुनाव प्रणाली के आधार पर चुनाव निष्पक्ष कंडक्ट करेगी। उत्तरदायी सरकार होगी, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी। अगर 5 साल सही तरीके से काम नहीं होता है तो जनता उसको परिवर्तन भी कर सकती है। जनता के प्रति जो जनप्रतिनिधि होंगे वो उत्तरदायी होंगे। मौलिक अधिकार रहेंगे। संरक्षण, मौलिक अधिकारों का संरक्षण होगा। जो मौलिक अधिकार दिए होते हैं उनका संरक्षण होगा और न्यायपालिका संरक्षण करेगी। और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी होगी। नागरिक एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट कर पाएंगे उस डेमोक्रेसी में। ये डेमोक्रेसी की पावर है। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे एक दूसरा प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र में सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार का क्या महत्व है और इसकी प्रमुख उपलब्धियां कौन सी है। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या होता है कि 18 वर्ष से ऊपर के या फिर आप 18 वर्ष या 21 वर्ष जो भी आयु निर्धारित हो उस अनुसार 18 वर्ष से ऊपर के जो भी वयस्क नागरिक हैं वो क्या कर सकते हैं? वोटिंग कर सकते हैं, अपने जनप्रतिनिधि को चुन सकते हैं। इसे बोलते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इसका महत्व क्या है देखते हैं। महत्व, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रत्येक वयस्क नागरिक को बिना किसी भेदभाव के मतदान का अधिकार देता है। बिना किसी भेदभाव के वो मतदान कर सकता है। इससे राजनीतिक समानता आएगी, जनभागीदारी की, लोकतंत्र मजबूत होता है। और भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख उपलब्धियां नियमित चुनाव, शांतिपूर्ण सत्ता परिवर्तन, स्वतंत्र न्यायपालिका तथा संवैधानिक व्यवस्था की सफलता है। इसकी प्रमुख उपलब्धियां क्या है? उपलब्धियां क्या है? तो इसकी उपलब्धियां क्या है सर?
एक है आपके नियमित चुनाव हो रहे हैं और शांतिपूर्ण सत्ता परिवर्तन हो रहा है। 5 साल गवर्नमेंट चलने के बाद अन्य कोई व्यक्ति आ रहा है, वो गवर्नमेंट चला रहा है। जो भी अन्य मतलब जिसकी भी गवर्नमेंट बनती है, जो भी पार्टी बहुमत के साथ या फिर जो भी सीटों का जो बहुमत का आंकड़ा है उसको पार कर लेती है, तो उस पर क्या कर सकती है, सत्ता प्राप्त कर सकती है और सरकार चला सकती है। स्वतंत्र न्यायपालिका तथा संवैधानिक व्यवस्था की सफलता है, ये भारतीय लोकतंत्र की या इसकी प्रमुख क्या है, उपलब्धियां हैं सार्वभौमिक वरिष्ठ मताधिकार की। तीसरा प्रश्न है, भारतीय राजनीति में जाति की क्या भूमिका है और तथा इसका लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। जाति की भूमिका देखते हैं। जाति तो आज भारतीय लोकतंत्र में बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। भारतीय लोकतंत्र में जो भी जिस भी पार्टी का कोई व्यक्ति होता है, बड़ी बड़ी जो आला कमान नेता होते हैं, वो जातीय आंकड़ों को साधते हैं। बिहार देखो, राजस्थान देखो, तो हर जगह क्षेत्रों पे देखा जाता है। सरकारें अपनी मिनिस्ट्री या मंत्री परिषद को बनाने से पहले भी जातीय सदस्यों का ध्यान रखती है कि किस जाति के व्यक्ति को कितना महत्व देना आवश्यक है, ताकि उस क्षेत्र के या उस जाति के वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सके। भारतीय राजनीति में जाति चुनाव नेतृत्व और राजनीतिक दलों का प्रभाव प्रभावित करती है। जाति चुनाव नेतृत्व और राजनीतिक दलों को प्रभावित करती है। इससे सामाजिक प्रतिनिधित्व बढ़ता है। इससे क्या बढ़ता है, सामाजिक प्रतिनिधित्व बढ़ता है। परंतु जातिवाद, ध्रुवीकरण और योग्यता की उपेक्षा जैसी समस्याएं भी उत्पन्न होती है। इसीलिए लोकतंत्र में जाति की भूमिका सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की मानी जाती है। जाति पॉजिटिव भूमिका भी निभाती है और नेगेटिव निभाती है। पॉजिटिव कैसे सर? पॉजिटिव का अर्थ हुआ कि ये कहीं ना कहीं सामाजिक प्रतिनिधित्व निभाती है। अगर एक क्षेत्र में एक जाति के लोग ज्यादा हैं, तो एक लोग के तो उन लोगों की बात को सुना जाएगा, बात को वजन दिया जाएगा, क्योंकि उस जाति के लोग ज्यादा है, उनका प्रभाव है उस क्षेत्र में। तो ये पॉजिटिव बात होगी। साथ ही साथ उस क्षेत्र में जातिवाद को बढ़ावा दिया जाता है। एक ही जाति के लोग ज़्यादा होने की वजह से वो अपने मुद्दों को तो ठीक करवा देते हैं, अपनी समस्याओं को ठीक करवा देते हैं। बाकी जो अल्पसंख्यक होते हैं, उनके मुद्दों को ठीक नहीं करवाया जा सकता है। तो भूमिका सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की मानी जा सकती है। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य है और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की आवश्यकता क्यों है। देखो, धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता किसे कहते हैं कि वह देश जिसका कोई धार्मिक या फिर राष्ट्रीय कोई क्या नहीं हो, धर्म नहीं हो। जिस देश का राष्ट्रीय धर्म नहीं होता है, राजकीय धर्म नहीं होता है, उसको हम धर्मनिरपेक्ष कहेंगे। भारत हालांकि धर्मनिरपेक्ष नहीं है। भारत धर्मनिरपेक्ष होते हुए भी क्या है, पंथ निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या हुआ कि भारत धर्म से अलग नहीं है, पंथों के अंतरों से अलग है। पंथों के अंतरों से अलग है, यानी कि धर्म धर्म को मानता है। हर चीज़ें पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होती है धार्मिक, हर धर्म को बराबर इसकी शरण देता है। न किसी के पक्ष में फैसले करता है, न किसी के विपक्ष में करता है। हम प्रत्येक भारतीय अपने धर्म के अनुसार आचरण कर सकते हैं। ये है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करेगा, किसी धर्म का पक्ष नहीं लेगा। अल्पसंख्यकों का अधिकार, अल्पसंख्यक क्या होते हैं, जिस देश में धार्मिक अल्पसंख्यक हो सकते हैं, भाषाई हो सकते हैं, क्षेत्रीय अल्पसंख्यक हो सकते हैं, तो उस आधार पर वो अल्पसंख्यक जातीय अल्पसंख्यक हो सकते हैं। तो भाषा, संस्कृति, शिक्षा, धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए आवश्यक है, जिससे समानता, न्याय और राष्ट्रीय एकता बनी रहती है। अल्पसंख्यकों अधिकारों की आवश्यकता क्यों है, तो हमने देखा कि अल्पसंख्यकों के अधिकार उनकी भाषा, संस्कृति, शिक्षा व धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आवश्यक है, जिससे समानता, न्याय और राष्ट्रीय एकता बनी रहे। अगर इन सभी को, अल्पसंख्यकों को भी अधिकार मिलेंगे, तो उनके लिए भाषा, संस्कृति का संरक्षण हो पाएगा। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों के लिए स्पेशल है, बाकी वो अन्य के लिए नहीं है। वो केवल अल्पसंख्यक समुदाय के लिए है। वो अल्पसंख्यक भाषाई हो सकते हैं, सांस्कृतिक हो सकते हैं, शैक्षिक हो सकते हैं, धार्मिक हो सकते हैं, या अन्य क्षेत्र के भी हो सकते हैं। हम केवल एक धर्म के लोगों पे पक्ष में नहीं झुकते। अगला 5वां प्रश्न है, निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य क्या है और शक्तियां लिखिए। निर्वाचन आयोग, हम सब जानते हैं, भारत के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है, ईसीआई की। ये आर्टिकल 324 में है आपकी, आर्टिकल 324 में। कार्य व शक्तियां लिखिए। देखो, निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम घोषित करता है। तो ईसीआई के काम क्या है, एक तो क्या करना, चुनाव कार्यक्रम, चुनाव करवाना, मतदाता सूची तैयार करना और निष्पक्ष चुनाव करवाना, आदर्श आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट लगाना,
ईवीएम से मतदान को ईवीएम। और अगला प्रश्न फिर क्या है, ईवीएम का महत्व बताइए। ये तो काम हो गए ईसीआई की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। तो चुनाव कार्यक्रम करवाता है, मतदाता सूची का निष्पक्ष चुनाव कराता है और आचार संहिता लगाता है। 4 प्रमुख कार्य। कौन से चुनाव कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन से कराता है? तो राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के, लोकसभा के, विधानसभा के, राज्यसभा के, ये सारे चुनाव कौन करवाता है? विधान परिषद के, ये सारे चुनाव कौन करवाता है? तो ईसीआई कराता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 324। फिर है ईवीएम का महत्व बताइए। ईवीएम का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। से मतदान तेज, पारदर्शी और सटीक होता है। तेज होता है। भारत जैसा विस्तार देश, अभी 2024 का जो चुनाव हुआ था उसमें 97 करोड़ मतदाता थे। 97 करोड़ मतदाता थे। भारत का जब पहला चुनाव हुआ था उस समय 17 करोड़ मतदाता थे। तो पहले चुनाव में 1952 के चुनाव से लेकर अब तक लगातार संख्या बढ़ी। इतने बड़े विशाल देश में पोस्टल बैग्स या बैलेट पेपर से चुनाव कराना बहुत लंबी प्रक्रिया होगी, इसलिए इसका सहारा लिया गया ईवीएम का। हालांकि ईवीएम पे तो विवाद है, पॉजिटिव नेगेटिव, हर किसी की विचारधारा अलग है। इससे मतगणना शीघ्र होती है तथा फर्जी मतदान और अमान्य मतों से कमी आती है। फर्जी मत नहीं दे पाता है, जो भी मशीन के अकॉर्डिंग चीज़ें होती है वो होती है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी थी, उसने कहा कि हम भारतीय ईवीएम को हैक कर सकते हैं। तो ईवीएम पे तो विवाद बहुत ज़्यादा होते रहे और लगातार उनके विवादों के हिसाब से आज भी वर्तमान में हम देखें तो ईवीएम पे तो विपक्ष जो है वो लगातार, जो सत्ता पक्ष पार्टी है बीजेपी, उस पर हावी है। हाँ, निष्पक्ष भी हो सकते हैं, पक्ष में भी हो सकते हैं, लेकिन ईवीएम को हैक करना लगभग लगभग मुश्किल है, लेकिन हो भी सकता है तो वो उसके अनुसार चीज़ें होगी। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके, अगला प्रश्न है भारतीय न्यायपालिका की संरचना स्पष्ट करनी है। क्या होती है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है? एक तो संरचना क्या है इंडियन जुडिशरी, संरचना यही है कि भाई डिस्ट्रिक्ट पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर राज्य पे हाई कोर्ट और पूरे देश पर सुप्रीम कोर्ट है। बड़ी बड़ी ये संरचनाएं तो ये होगी। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कई श्रेणियों में बंटा होता है। इसमें फिर ये हो जाता है सिविल कोर्ट, फिर हो जाएगा क्रिमिनल कोर्ट, और फिर सिविल कोर्ट के भी अलग अलग भाग हो जाएंगे, 3 इसके हो जाएंगे, 3 इसके हो जाएंगे, मुंसिफ कोर्ट हो जाएगा, सेंस कोर्ट आ जाएगा, बहुत से अलग अलग इसके प्रकार हो जाएंगे। तो देखते हैं क्या होता है इसमें। भारतीय न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय शामिल है। देखो, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड अधीनस्थ यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। न्यायपालिका की स्वतंत्र संविधान की रक्षा करना है, नागरिक अधिकारों की संरक्षण करना है, निष्पक्ष न्याय करना है, विधि के शासन की स्थापना करना है, कार्यपालिका और विधायिका पर संवैधानिक नियंत्रण बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ये प्रश्न यहाँ से चेंज हो जाएगा। तथा यहाँ से प्रश्न क्या है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है? तो न्यायपालिका स्वतंत्र इसलिए कि कार्यपालिका, विधायिका और संवैधानिक नियंत्रण बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यक है। कार्यपालिका जो सरकार, विधायिका जो संसद, और साथ ही साथ अगला प्रश्न है कि संवैधानिक नियंत्रण, कोई सरकार संविधान के अनुसार कार्य कर रही है कि नहीं कर रही है, उस पर नियंत्रण रखने के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना आवश्यक है। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने भी कहा था कि अगर न्यायपालिका स्वतंत्र रहेगी तो संविधान की जो भी आर्टिकल होंगे या संविधान के जो नियम होंगे, संविधान के जो कायदे कानून होंगे, उनके अनुसार सरकारें काम कर पाएगी। अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी, न्यायपालिका किसी के दबाव में होगी, तो वो देश की जो सरकारें होगी वो मनमाने फैसले कर सकती है, तानाशाहीपूर्ण शासन ला सकती है। तो इसका भी हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि वास्तव में क्या इम्पोर्टेंट होगा। अगला प्रश्न है भारतीय लोकतंत्र के समक्ष सामाजिक और आर्थिक विषमता किस प्रकार चुनौती है? भारतीय लोकतंत्र में सामाजिक, समाज में जो विभिन्नताएं हैं, जातिवाद फैला हुआ है, धार्मिक भाव फैला हुआ है, क्षेत्रीयता फैला हुआ है, भाषावाद फैला हुआ है, अराजकता फैला हुआ है, उग्रवाद फैला हुआ है, तो उनको कैसे कम किया जा सकता है? साथ ही साथ आर्थिक विषमता को कैसे कम किया जा सकता है? आर्थिक विषमता का अर्थ है कि अमीरों और गरीबों की जो खाइयां बढ़ रही है लगातार, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उसे कैसे नियंत्रण किया जा सकता है? तो सबसे बड़ी चुनौती है, देखते हैं क्या होता है। सामाजिक और आर्थिक विषमता के कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, अवसरों में असमानता बढ़ती है। इससे लोकतांत्रिक भागीदारी प्रभावित होती है, सामाजिक न्याय कमजोर पड़ता है, और इन चुनौतियों के समाधान के लिए समान अवसर, समावेशी विकास, प्रभावी कल्याणकारी नीतियां आवश्यक है। कौन सी चुनौतियां, किस प्रकार की चुनौतियां हैं?
तो सामाजिक और आर्थिक विषमता के कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार अवसरों में असमानता बढ़ती है। इनमें अवसरों में लगातार क्या बढ़ती है? असमानता बढ़ती है। और असमानता बढ़ती है तो लोगों में भी रोष आता है कि हम जिस शासन में भागीदारी नहीं है तो वो शासन हमारे लिए क्या काम का। इस बार लोकतांत्रिक भागीदारी प्रभावित होती है और सामाजिक न्याय कमजोर पड़ता है। सोशल जस्टिस को बहुत मुश्किल होता है। सोशल जस्टिस समाज में न्याय स्थापित नहीं हो पाता है। और जहां पर न्याय स्थापित नहीं हो पाता है तो फिर प्रॉब्लम बढ़ती है। इन चुनौतियों के समाधान के लिए समान अवसर देने चाहिए। सभी को समान अवसर मिलने आवश्यक है। जैसा कि समान अवसर की बात की गई है तो आर्टिकल 15 की है, समानता की बात 15 करता है। समावेशी विकास है। समावेशी यानी कि कंबाइंड विकास होना चाहिए। सभी का डेवलपमेंट होना चाहिए। सभी का विकास होना चाहिए। किसी एक वर्ग जाति का नहीं होना चाहिए। सभी क्षेत्रों का विकास साथ में हो और कल्याणकारी नीतियां बनाएं। ऐसी नीतियां बनाएं जो अंतिम से अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक क्या पहुंचाए? लाभ पहुंचाए। ऐसी नीतियां नहीं हो जो केवल एक सेंट्रलाइज्ड हो या एक सेंट्रलाइज्ड हो, किसी एक जाति, धर्म या फिर किसी मजहब के पक्ष में हो। तो ऐसी जो हो जहां पर सामाजिक और आर्थिक विषमता को दूर किया जा सके। अगला प्रश्न है, क्षेत्रवाद क्या है? भाषावाद से तात्पर्य क्या है? इनका राष्ट्रीय एकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, क्षेत्रवाद का अर्थ क्या हुआ? क्षेत्रवाद का अर्थ होता है कि अपने अपने क्षेत्र के मुद्दों को आगे लेके आना, राष्ट्रीय मुद्दों से भी ऊपर रखना। क्षेत्र के मुद्दों को राष्ट्रीय मुद्दों से ऊपर रखना। जैसे आप राजस्थान हो, राजस्थान के मुद्दे हावी कर रहे हो, देश की बात हो रही है तो उसको छोड़ो, क्या देश छोड़ो, अपने क्षेत्र में क्या हो रहा है वो देखो। तो कभी कभार क्षेत्र देश से बड़ा हो जाता है, तो ये क्षेत्रवाद की प्रॉब्लम है। तो क्षेत्रवाद की तो प्रॉब्लम हमें देखने को मिली है आज़ादी के बाद लगातार हुआ। और दूसरी बात है कि भाषावाद क्या है? राष्ट्रीय हितों से ऊपर रखना। जबकि भाषावाद भाषा के आधार पर भेदभाव या राजनीतिक मांगों को बढ़ावा देता है। भाषाई आधार पर तो विवाद बहुत ज्यादा बढ़ा था आजादी के बाद। हालांकि 1920 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, नागपुर का अधिवेशन, उस अधिवेशन में कांग्रेस ने कहा था कि आजादी के बाद हम भाषाई आधार पर राज्य बनाएंगे। लेकिन ये मांग जब 1947 में आदेश आजाद हो गया तो फिर जो आला कमान थे, उस समय के जो पॉलिटिकल नेता थे, उस समय के जो संभालने वाले, देश को संभालने वाले जो नेता थे, उनको लगा कि अगर भाषा के आधार पर राज्य बनाएंगे तो देश टूट सकता है, देश की एकता अखंडता को चोट पहुंच सकती है। इसलिए उन्होंने इस बात को, यानी कि भाषा के आधार पर राज्य बनाने की बात को ठंडे बस्ते में डाल दिया। हालांकि उसका विरोध बहुत ज़्यादा बढ़ा। विरोध बढ़ते 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 आखिर 1952 में एक व्यक्ति था जिन्होंने बहुत ज़्यादा इस पे संघर्ष किया। उनको तेलुगु भाषा का अलग राज्य चाहिए था। वो थे पोट्टी श्री रामुलु। 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनका निधन हो जाता है। सरकार बैकफुट पे आई, और सरकार बैकफुट पे आई तो उनको क्या करना पड़ा? भाषा के आधार पर राज्य बनाने की घोषणा करनी पड़ी। और घोषणा करने, इससे पहले भी कई आयोग बने थे। धर आयोग बना था, जेवीपी आयोग बना था, और फजल अली आयोग की फजल अली आयोग की अध्यक्षता में भी एक क्या बना? राष्ट्रीय आयोग बना, राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। ठीक है, ये बनाया गया और कई राज्य बनाए गए। और फिर तो 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश भाषा के आधार पर निर्माण किए गए। कई राज्यों को मिला, जैसे गुजरातियों को गुजरात मिला, मराठियों को महाराष्ट्र मिला, कन्नड़ वालों को कर्नाटक मिला। हालांकि राजस्थान की मांग अभी भी अधूरी है। मांगों को बढ़ावा देता है। इनके कारण सामाजिक तनाव होता है, राजनीतिक विवाद और राष्ट्रीय एकता प्रभावित होती है। इसलिए संतुलित विकास, संवैधानिक मूल्यों का पालन आवश्यक है। इसलिए राष्ट्रीय एकता पर इनका प्रभाव पड़ता है और दुष्प्रभाव पड़ता है क्षेत्रवाद और भाषावाद का। हालांकि फजल अली आयोग जो राष्ट्रीय राज्य पुनर्गठन जो आयोग बना था, उसने सिफारिश दी थी कि राज्य तो बनाएंगे भाषा के आधार पर, लेकिन एक भाषा एक राज्य का फॉर्मूला काम नहीं करेगा। हम राज्य के लिए भाषा निर्धारित कर देंगे, लेकिन उसमें कोई भी भाषा का बंदा रह सकता है, कोई भी व्यक्ति रह सकता है। इसलिए आज भी महाराष्ट्र में कई राज्यों के लोग रहते हैं, कई भाषाओं के लोग रहते हैं। हालांकि महाराष्ट्र की भाषा तो मराठी है। अगला प्रश्न है, निजता के अधिकार से क्या तात्पर्य है? राइट टू प्राइवेसी एक्ट जो है, राइट टू प्राइवेसी है, अथा भारतीय संविधान में इसका महत्व क्या है? पिछली क्लास में मैंने बात की, पोट्टा स्वामी, जो जस्टिस पीएस पुट्टा स्वामी थे, उनका केस हुआ था 2017 में। और उसमें उसके केस के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि जो आधार कार्ड जो बनता है आपके, उसमें बायोमेट्रिक होता है, उसमें आपके आंख की, हाथ की और भी अन्य बायोमेट्रिक जो चीज़ें ली जाती है। तो पुट्टा स्वामी ने, जस्टिस पुट्टा स्वामी ने कहा कि ये तो निजता के अधिकार का उल्लंघन है।
इसको लेके क्या किया गया था, बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था और अंत में आर्टिकल 21 का और विस्तार किया गया और निजता का अधिकार पारित किया गया। ये भी मौलिक अधिकार। क्या कहता है निजता का अधिकार? निजता का अधिकार व्यक्ति के निजी जीवन और व्यक्तिगत जानकारी और गरिमा की सुरक्षा अधिकार देता है। देखिए, निजी जीवन है, व्यक्तिगत जानकारी है और गरिमापूर्ण जीवन जीने का। देखो, अगर आप किसी निजी चीज़ों का छेड़छाड़ करते हैं, अगर पर्सनलाइज़ चीज़ों को छेड़छाड़ करते हैं, तो पर्सनल ज़िंदगी के लिए वो स्वयं उसका भागीदार होता है। पिछली क्लास में हमने पॉलिटिकल थिंकर, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर थे, उसमें भी पंडित रमाबाई ने बात की थी और पेरियार साहब ने बात की थी कि किस तरीके से अगर किसी के व्यक्ति के निजी जो फैसले हैं, वो निजी फैसलों का हकदार वो स्वयं है, वो फैसले अपने अनुसार वो कर सकता है और निजी जीवन से जुड़े हुए सारे रहस्यों को वो रहस्य बना के रख सकता है। वो ज़रूरी नहीं है कि उनको सार्वजनिक किया जाए। ये भी बात कही थी उन्होंने। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि निजता के अधिकार से क्या तात्पर्य है? तो निजी जीवन, व्यक्तिगत जानकारी और गरिमा की सुरक्षा अधिकार देता है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार माना। मैंने पहले कहा था, और कौन सा केस था? 2017 का पुट्टास्वामी, जस्टिस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017। इस केस में कहा था के अंतर्गत मौलिक अधिकार माना ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत पर्सनल फ्रीडम और मानव गरिमा, डिग्निटी पूर्ण जीवन। गरिमा का अर्थ होता है डिग्निटी, गरिमापूर्ण जीवन कैसे? तो स्वाभिमान से जिंदगी कैसे जी? जिंदगी सब जीते हैं, लेकिन एक स्वाभिमान जीवन जीना कैसे होता है? आर्टिकल 21 के अंदर भारत के संविधान में कुछ मिसकंडक्शंस है या फिर मिसकरेक्शंस है। उसमें से आर्टिकल 21 में जो बात है वो भी करेक्शन है। एक तो है यथोचित विधि प्रक्रिया और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इनके बीच में बहुत ज्यादा विवाद बढ़े थे और विवाद का लगभग फैसला हो गया था। 1978 का केस हुआ था, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 78 का जो केस हुआ था उसमें काफ़ी बड़े फैसले दिए थे और उसके बाद हम कह सकते हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो आर्टिकल 21 में दी गई है उसको ध्यान में रखते हुए उस केस में एक था और पुट्टा स्वामी वाले केस में भी आगे जाके इसका और विस्तार किया था और अंत में यही कहा कि कोई भी कानून प्रक्रिया बनाओगे वो नैतिक होनी बहुत ज़रूरी है। मतलब प्रकृति के अनुसार होनी बहुत ज़रूरी है। कोई कानून आपने विधि के अनुसार बना दिया, कानून के अनुसार बना दिया, संविधान के अनुसार बना दिया, लेकिन वो नैतिकता के दम पर या नैतिकता के स्तर पर सही नहीं है तो उसको खारिज किया सकता है। ये जो केस था 1978 का मेनका गांधी केस था, इसमें स्पष्ट की गई थी और आगे जाके इस पर मोहर कोई लगाता है वो पुट्टा स्वामी वाला केस था 2017 का, जिसने आर्टिकल 21 का और बहुत ज़्यादा विस्तार किया। अधिकार माना जाता है यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मानव गरिमा और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। आगे बढ़ेंगे। साइबर सुरक्षा क्या है, क्यों आवश्यक है और डेटा संरक्षण को लोकतंत्र से क्या संबंध है? साइबर सुरक्षा डिजिटल जानकारी, नेटवर्क और ऑनलाइन सेवाओं का साइबर हमलों से सुरक्षित रखता है। डेटा संरक्षण नागरिकों की व्यवस्थित जानकारी की रक्षा करता है। इससे निजता, पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिकों का लोकतांत्रिक संस्था और डिजिटल शासन पर विश्वास मजबूत होता है। पहला है साइबर सुरक्षा क्यों आवश्यक है। साइबर सुरक्षा क्यों आवश्यक है? हाल ही में आपने देखा होगा भारतीय नेताओं के लगातार जो फ़ोन है उनको ट्रैक किया जा रहा है। तो ट्रैक किया जा रहा है तो क्या हम जो केंद्र में सरकार है उस पे भी एलिगेशन लगाए जाते हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहता है कि भाई आपने हमारे या फिर किसी भी विपक्षी नेताओं के फ़ोन को ट्रैक किया जा रहा है। ट्रैक करके उनकी जानकारी लिया जा रहा है, उस जानकारी के आधार पर और भी सारी चीज़ें की जा रही है। तो ये सारी चीज़ें किस में आती है? साइबर सुरक्षा में आती है और साइबर सुरक्षा बहुत आवश्यक है। तो साइबर सुरक्षा क्यों आवश्यक है? क्योंकि ऑनलाइन डेटा लीक हो जाता है, नेटवर्क का मामला है और सेवाओं का साइबर मामलों से सुरक्षा सुरक्षा करना है। डेटा संरक्षण का लोकतंत्र से क्या संबंध है? डेटा, देखो, अगर किसी का पर्सनल डेटा लीक होता है तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुत बड़ा अपराध है। क्योंकि किसी की पर्सनल, वैसे तो हम बात कर रहे हैं 2017 में क्या हमें दिया गया था, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। लेकिन अगर किसी का डेटा लीक कर देते हैं, किसी की फ़ोन को ट्रैक कर देते हैं तो आप उसकी पर्सनल या फिर जो निजी जो बातें हैं उनको आप सार्वजनिक कर रहे हो, जो अच्छी बात नहीं है, जो किसी भी अ, सभ्य लोकतांत्रिक देश के लिए अच्छी बात नहीं। देख सकते हैं एग्जाम टॉपर्स का ऐप है। एग्जाम टॉपर्स ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके माध्यम से आपको क्लासें मिल सकती है और अब पढ़ाई हुई और आसान। 1 वीक सीरीज अब सिर्फ हार्ड कॉपी सीमित नहीं है, अब हमने नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है तो आपको मिलेगी। इसके साथ ही आपको कई चीज़ें PDF, PYQ, इम्पोर्टेड मटेरियल्स, 50 से 60 रुपये में एक इतनी फीस है आपकी और ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। तो आप एग्जाम टॉपर्स का क्या डाउनलोड करें,
एप्लीकेशन डाउनलोड करें, ऐप डाउनलोड करें, सारी चीज़ें आपको उसमें मिलेगी। फिर है ज्वाइन और चैनल, टेलीग्राम चैनल। आप थोड़ा सा इसको क्या करें, टेलीग्राम जो चैनल है इस पे भी जाएं और यहाँ पर आपको सारी क्लासें मिलेगी, टेलीग्राम चैनल देख सकते हैं। घर बैठे करें शानदार तैयारी, जयनाथ व्यास यूनिवर्सिटी के यहाँ पर पेपर को सॉल्व कराया जा रहा है और इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से सारी क्लासें आपको वहाँ पर मिल जाएगी। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सेक्शन बी की। सेक्शन ए हमने कंप्लीट किया, सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी में आपको पता है 5 प्रश्न हल करने हैं और प्रत्येक प्रश्न 12 अंक का है और प्रत्येक उत्तर लगभग 500 शब्दों में आपको देना है, तो दे ही सकते हैं। ठीक है, यूनिट फर्स्ट है, पहला ही क्वेश्चन है आपके सामने और पहला क्वेश्चन है लोकतंत्र की अवधारणा का ऐतिहासिक विकास के भारतीय अनुभव के संदर्भ में लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन कीजिए। तो विकास कैसे है, अवधारणा का ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ, देखते हैं डेमोक्रेसी। देखिए, लोकतंत्र विश्व का सबसे लोकप्रिय शासन प्रणाली है। लोकतंत्र विश्व की सबसे लोकप्रिय शासन प्रणाली। लोकप्रिय शासन प्रणाली कैसे है, क्योंकि इसके समान और शासन प्रणाली नहीं। जैसे आपको पता राजतंत्र होता है, मिश्रित राजतंत्र होता है, किसी जगह संवैधानिक राजतंत्र होता है और किसी जगह केवल लोकतंत्र होता है, किसी जगह संसदीय लोकतंत्र होता है। तो जहां पर लोकतंत्र है वहां पर जनता की हिस्सेदारी होती है शासन में। जैसे राजतंत्र है तो वहां पर तो जनता को पूछा ही नहीं जाता, कानून बनता कब है और उस पर गिरफ्तारी कब होती है पता ही नहीं चलता। गिरफ्तारी होती है तब पता चलता है कि अच्छा ये कानून बन गया है क्या। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून बनने की एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को फॉलो करके ही कानून बनाया जाता है। तो लोकतंत्र सबसे अच्छी और सबसे लोकप्रिय शासन प्रणाली है। कोई भी देश, एक यात्रा होती है, मैंने एम लिखा है, एम फॉर मोनार्की। मोनार्की मतलब राजतंत्र। मोनार्की से डेमोक्रेसी तक की एक यात्रा होती है, या फिर डेमोक्रेसी से मोनार्की तक जाते हैं लोग। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, मोनार्की मतलब राजतंत्र, एक बड़ी यात्रा होती है। लोकतंत्र शब्द यूनानी भाषा, यूनानी मतलब ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है, डेमोस प्लस क्रेशिया। डेमोस शब्द है जिसका अर्थ होता है जनता, क्रेशिया का अर्थ होता है शासन, से मिलकर बना। इसका अर्थ होता है कि जनता का शासन। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन का है। फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ओनली पीपल, यानी कि किसके लिए है, जनता का शासन है, जनता द्वारा और जनता के लिए ही होगा। ये सारा का सारा लिंकन का कथन है, ध्यान रखना, लिंकन का। लोकतंत्र का इतिहास प्राचीन यूनान के एथेंस नगर, एथेंस आपको पता है किसकी राजधानी है, ग्रीस की राजधानी। महान पॉलिटिकल थिंकर अरस्तु यहाँ से निकले थे। हालांकि अरस्तु का जन्म एथेंस में नहीं हुआ था। जब आप अरस्तु को पढ़ते हो तो अरस्तु का जन्म हुआ था स्तागिरा में, ग्रीस के पास एक नगर पड़ता है स्तागिरा, वहां पर उनका जन्म हुआ था। हालांकि वो पॉलिटिकल के क्या है, जनक है। एथेंस नगर राज्य से प्रारंभ माना जाता है। तो एथेंस जो ग्रीस की राजधानी थी, अभी भी ग्रीस की राजधानी है। ग्रीस को प्राचीन में यूनान कहते थे, अभी वर्तमान में ग्रीस कहते हैं। तो वहां से एथेंस नगर से ये प्रणाली शुरू हुई, प्रारंभ माना जाता है, जहां नागरिक प्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग लेते हैं। जहां पर प्रत्यक्ष रूप से नागरिक शासन में भाग लेते हैं, वो सबसे पहली प्रक्रिया आपको कहाँ देखने को मिलती है, वो आपको देखने को मिलती है आपके एथेंस नगर में, जो ग्रीस में। ऐसे में भाग में लेते हैं। इसके बाद रोमन गणराज्य ने प्रतिनिधि शासन की अवधारणा को विकसित किया। रोमन गणराज्य आगे जाके आया और रोमन गणराज्य प्रतिनिधि शासन, प्रतिनिधि का शासन है कि कोई प्रतिनिधि स्थापित किए, जनता जनता द्वारा चुने गए व्यक्तियों को प्रतिनिधि बना के आगे उसको लेके आए। मध्यकाल में लोकतांत्रिक विचार कमजोर पड़ गए। मध्यकाल आया, लोकतांत्रिक विचार जो थे वो कमजोर पड़ गए, कम पड़ गए। लेकिन इंग्लैंड की मैग्ना कार्टा 1215 ने राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण लगाया। ध्यान रखना, ये 1215 में उस समय के राजा थे जेम्स। देखो, इंग्लैंड में मोनार्की सिस्टम था। ये मोनार्की सिस्टम बहुत प्राचीन था और प्राचीन से लेकर ये हम कह सकते हैं ये मोनार्की सिस्टम या फिर इंग्लैंड का राजतंत्र कब समाप्त हुआ है, 1688 में समाप्त हुआ है। 1688 में जाके समाप्त हुआ है। और 1688 में क्या हुई थी, एक क्रांति हुई थी, इसे बोलते हैं ब्लड लेस रिवॉल्यूशन, गौरवमयी क्रांति, रक्तहीन क्रांति हुई थी। और उस क्रांति के माध्यम से वहाँ का राजतंत्र समाप्त होके वहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र बना था। जो उनका राजतंत्र था वो संविधान के अंडर में आ गया था, लोगों के पास आ गया था। लेकिन लोकतंत्र की मैग्ना कार्टा
तो 1215 ने राजा के निरंकुशता पर नियंत्रण लगाया है। देखिए, राजा कौन थे? जेम्स। जेम्स प्रथम ने पहली बार एक चार्टर के माध्यम से क्या दिए थे? अधिकार दिए थे। क्या दिए थे? जनता को अधिकार दिए थे। पहली बार अगर अधिकार दिया है। जो आगे भी जाके हम बात देखते हैं कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है, तो हम गर्व से कहते हैं कि संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकारों वाले भाग को हम क्या कहते हैं? संविधान का मैग्ना कार्टा। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें ये अधिकार देता है। सरकार की तरफ संविधान भारत का अधिकार देता है, जिसे कोई रोक नहीं सकता है, जिसे कोई रोक नहीं सकता है। तो सबसे पहले इस पृथ्वी पर सबसे पहले किसी शासन व्यवस्था ने किसी को अधिकार दिए थे, तो इंग्लैंड में दिए थे, किंग जेम्स थे, उन्होंने दिया थे, 1215 में दिए थे। और जो जिस चार्टर के माध्यम से दिए थे, उस चार्टर का नाम था मैग्ना कार्टा। तो इसलिए वो शब्द बहुत ज्यादा फेमस हो गया, मैग्ना कार्टा। और बाद में तो हम देख सकते हैं कि आगे जाके भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन व्यवस्था को शुरू किया था और धीरे धीरे उनको अधिकार दिए गए थे। उस समय के शायद मुगल बादशाह का नाम था फरुख शेर। फरुख शेर ने बहुत ज़्यादा रियायतें दी थी, छूट दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। मतलब बहुत ज़्यादा छूट दी थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हो गई थी और भारत में और आगे जाके 200-250 साल तक शासन किया। राजा ने निरंकुशता पर नियंत्रण लगाया था। आगे चलकर ग्लोरियस रेवोल्यूशन, ग्लोरियस मतलब ब्लडलेस रेवोल्यूशन, गौरवमयी क्रांति हुई थी। और 1688 में मैंने लिखा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम 1776, 4 जुलाई के दिन ये स्वतंत्र हुआ था। तथा फ्रांसीसी क्रांति 1789। देखो, अमेरिकन क्रांति 1776, फ्रांसीसी क्रांति 1799, स्वतंत्रता, समानता और जनसत्ता के सिद्धांतों को मजबूत किया। सबसे पहले अधिकार कौन दे रहा है? तो इंग्लैंड दे रही है, 1215 में दे रही है। उसके बाद अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम चला, अमेरिका के संविधान। हालांकि अमेरिकी संविधान जब बन के तैयार हो गया था, तो उस समय मौलिक अधिकार रखना भूल गए थे। और फिर जाके 1791 में उन्होंने धड़ाधड़ 5-7, लगभग 7-8 क्या किए, अमेंडमेंट किए, संशोधन किए, और संशोधन करके फिर जाके क्या दिए? मौलिक अधिकार दिए। नया संविधान बना रहे थे, पहली बार संविधान बना रहे थे, तो संविधान की जानकारी थी नहीं, क्योंकि उनके सामने कोई उदाहरण नहीं था। भारत का संविधान तो बना रहे थे, उस समय तो लगभग 100-150 लोगों के देशों का संविधान बना हुआ था। हमने तो कभी संविधानों के चीज़ों को लेकर भारतीय परिप्रेक्ष्य के अनुसार सेट किया था उसको। लेकिन अमेरिका जब संविधान बना रहा था, तो उस समय कोई एग्जाम्पल नहीं था, कोई उदाहरण नहीं था, तो जल्दबाजी में भूल गए। तो हम कह सकते हैं कि अमेरिकी स्वतंत्र 1776, फ्रांसीसी क्रांति में 3 शब्द लिए। ऐसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में ये 3 शब्द कहाँ से लिए गए, तो फ्रांस से हमने लिए थे। कौन सा लिया था? एक तो हमने लिया था स्वतंत्रता, समता और बंधुता। ये सिद्धांतों को मजबूत किया। आधुनिक काल में सार्वभौम वैश्विक मताधिकार है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मानवाधिकार और संवैधानिक शासन के विकास के साथ लोकतंत्र विश्व भर में स्थापित हुआ है। इन्हीं सभी बातों के कारण लोकतंत्र विश्व भर में क्या हुआ? विख्यात हुआ, प्रसिद्ध हुआ। भारत में लोकतंत्र की जड़ें अत्यंत प्राचीन है। भारत में लोकतंत्र की प्राचीन है। वैदिक काल में सभा और समिति जैसी संस्थाएं जन भागीदारी का उदाहरण थी। जैसे वैदिक काल आपको पता ही है। वैदिक काल में क्या मनु की बात होती है? मनु किसके समकालीन थे? वैदिक काल के थे। वैदिक काल में सभा और समिति होती है। जैसे हम जानते हैं, महाजनपद का काल था, उस समय ज्यादा राजा के पास अधिकार तो थे, लेकिन वो भी फैसले किससे प्रभावित होते हैं? एक सभा और समिति होती। महाजनपद थे ना, 16 महाजनपदों में ज्यादातर जो व्यवस्था थी, वो वहाँ की एक सभा बनी होती थी, समिति बनी होती थी जनता की। उसके फैसले कंसन करके फिर राजा आगे क्या करता था? फैसले करता था। हालांकि 90% राजा के फैसले होते थे, लेकिन फिर भी वो क्या करता था? एक बार सलाह मशवरा जरूर करता था। किससे? सभा या समिति से। और हम देख सकते हैं महाजनपद में 2 महाजनपद ऐसे थे जहां पर गणतांत्रिक व्यवस्था थी। गण का मतलब था लोग, लोगों की व्यवस्था थी। और ये 2 महाजनपद कौन से थे? एक तो मल, दूसरा वज्जी। मल्ल और वज्जी जो महाजनपद थे, इनमें पहली गणतांत्रिक है। तो हम कह सकते हैं विश्व के सर्वप्रथम गणतांत्रिक अगर कोई राज्य थे, रियासत थे या नगर थे, तो वो थे वज्जी और मल्ल। संस्था भाईजान भागीदारी उदाहरण थी। बौद्ध काल में अनेक गणराज्य भी विद्यमान थे। बौद्ध काल, गौतम बुद्ध के काल में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों को बल मिलता है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, सबको पता है। लागू होने के साथ भारत एक संप्रभु समाजवादी, संप्रभु का मतलब है अपने फैसले किसी देश के दबाव में नहीं लेगा, संप्रभु रहेगा। समाजवादी, समाजवादी का मतलब है कि कुछ क्षेत्र समाज के लिए भी सरकार कुछ कार्य करेगी।
सारी चीज़ें निजीकरण नहीं होगी, और धर्मनिरपेक्ष, भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा, लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। लोकतांत्रिक गणराज्य होगा यानी कि सरकार का प्रमुख भी जनता द्वारा चुना जाएगा, और साथ ही साथ देश का प्रमुख भी जनता द्वारा चुना जाएगा। तो अभी सरकार के जो मुखिया है वो अपने प्रधानमंत्री है, और देश के जो मुखिया है वो राष्ट्रपति है। दोनों किसी परिवार से नहीं आते हैं, दोनों को जनता चुनती है। हालांकि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। साथ ही साथ हम बात करेंगे आगे भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताओं पर। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है, महत्वपूर्ण। देखिए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार एक बहुत अच्छा उदाहरण है, एग्जाम्पल है, विशेषता है भारतीय संविधान की, जिसके अनुसार 18 वर्ष से उससे अधिक आयु को प्रत्येक नागरिक मतदान कर सकता है। 18 वर्ष से ऊपर का प्रत्येक व्यक्ति नागरिक मतदान कर सकता है। उसकी जाति, धर्म वगैरह कुछ नहीं देखा जाता है, वो क्या कर सकता है, मतदान कर सकता है। तो समानता यहाँ से स्थापित है। हालांकि मूल संविधान में 21 वर्ष था, जिसको 61वां संविधान संशोधन 1989 में राजीव गांधी जी ने किया था, और संविधान में संशोधन करके इस आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दिया। भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। भारत में कौन सी व्यवस्था है, संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है, प्रणालियां कितने प्रकार की होती है, प्रणाली 3 प्रकार की होती है। एक होती है अध्यक्षात्मक, जो अमेरिका में, दूसरी आपके हैं संसदीय, जो भारत में, ब्रिटेन में, और तीसरी है अर्ध अध्यक्षात्मक, जो रूस में, फ्रांस में। देश में सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है, संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। सरकार कौन होती है, कार्यपालिका के लोग। संसद कौन होती है, विधायिका के लोग। विधायिका के लोग सरकार से सवाल जवाब कर सकते हैं संसद में। संविधान की सर्वोच्चता लोकतंत्र की आधारशिला है। देश में सर्वोच्च कौन है, कानून सर्वोच्च है, कानूनों से ऊपर कौन है, संविधान। देश चलता है संविधान से, किसी की बातों से, कानून से नहीं चलता। सरकार किसी से नहीं चलता है, देश चलता है संविधान से। और संविधान के अनुसार संविधान के जो भी मुद्दे रहेंगे, संविधान की जो बातें होंगी, उसके अंतर्गत ही सरकारें बनती है, उसी के अनुसार बाकी सारे कार्य होते हैं। संविधान की सर्वोच्चता लोकतंत्र की आधारशिला है, और सभी संस्थाएं संविधान के अनुसार कार्य करती हैं। सभी संस्थाएं किसके अनुसार काम करेगी, संविधान के अनुसार। लोकतांत्रिक प्रणाली है तो चलेगा देश संविधान से। भारत में मौलिक अधिकार नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता की रक्षा करते हैं। मौलिक अधिकार है, कितने हैं, 6 है। कौन से में, भाग 3 में। संविधान में टोटल 22 भाग है, उसमें 22 भाग 3 है जो मौलिक अधिकारों का है। मौलिक अधिकार में मौलिक अधिकारों में कई मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पहला समानता, दूसरा स्वतंत्रता, तीसरा शोषण के खिलाफ, चौथा धार्मिक, फिर अल्पसंख्यक, और फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। स्वतंत्र न्यायपालिका संविधान की संरक्षक है। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। और मौलिक अधिकार तो बात कर ली, स्वतंत्र न्यायपालिका है। अमेरिका में सर्वोच्च न्यायपालिका, ब्रिटेन में सर्वोच्च संसद, भारत में बीच का रास्ता। दोनों अपने दायरे में मजबूत है। न्यायपालिका संसद के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, संसद न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। हालांकि देखो, इनके जो लोग होते हैं वो सेलेक्टेड होते हैं इन्हीं के द्वारा। हालांकि अभी तो भारत में जो स्वतंत्र न्यायपालिका के लोगों को चुना जाता है, कॉलेजियम के आधार पर चुना जाता है। क्या होता है आगे बात करेंगे, कॉलेजियम। तथा नागरिकों के अधिकार रक्षा करती है। स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन आयोग है। फ्री इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये एक बहुत बड़ी व्यवस्था है। इलेक्शन आयोग वो स्वतंत्र है, नियमित चुनाव कराकर लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाता है। हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं। संघीय शासन व्यवस्था केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का संतुलित विभाजन सुनिश्चित करती है। शक्तियों का बंटवारा है। शेड्यूल नंबर कौन सी है, 7, जिसमें शक्तियों का बंटवारा है। आपकी लिस्ट कौन सी है, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, और स्टेट लिस्ट। इन तीनों में अलग अलग बंटवारा है। यूनियन लिस्ट 97 मामले हैं। कॉन्करेंट लिस्ट में आपके अभी 47 है, और इसमें 52 हो गए अभी, और इसमें आपके 62 है, या 61 शक्तियों में विभाजन करती है। इसके साथ अतिरिक्त धर्मनिरपेक्षता, भारत में धर्मनिरपेक्षता है। भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। संविधान कहता है कि भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। हालांकि मूलतः संविधान में नहीं था, 42वां संविधान संशोधन करके 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े थे। उन्हीं में से एक शब्द था पंथ निरपेक्षता, इंदिरा गांधी जी ने 1976 में। कानून का शासन है, रूल ऑफ लॉ है, आर्टिकल 14। बहुदलीय व्यवस्था है, बहुदलीय व्यवस्था को अपनाया गया है। जैसे अमेरिका में व्यवस्था कौन सी है, द्विदलीय है। ब्रिटेन में द्विदलीय है, किसी जगह एक दलीय होता है, जैसे चाइना, एक दलीय व्यवस्था है। स्वतंत्र प्रेस है, प्रेस पे किसी का कंट्रोल नहीं, स्वतंत्र प्रेस है। मीडिया की बात हो रही,
स्थानीय स्वशासन है। स्थानीय स्वशासन दिया गया है। स्थानीय स्वशासन का क्या अर्थ हुआ? स्थानीय स्वशासन का अर्थ हुआ कि जो अभी पंचायतें हैं वो पंचायतें हैं, पंचायती राज है, ग्रामीण पंचायती राज है और नगरीय स्वशासन व्यवस्था है। भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं हैं। भारतीय लोकतंत्र की सारी विशेषताएं हैं, बहुत सी विशेषताओं की चर्चा की है, एक एक करके आप चेक करना। हालांकि भारतीय लोकतंत्र के सामने भ्रष्टाचार, राजनीति का आधारीकरण, जातिवाद, ये जो मुद्दे हैं वो लगातार हावी है। ये मुद्दे लगातार इस पे हावी हैं, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि ये थोड़ी सी इस पे कलंक का कार्य करते हैं। हालांकि भारतीय लोकतंत्र के सामने भ्रष्टाचार, करप्शन है, राजनीति का अपराधीकरण बहुत ज्यादा है, क्रिमिनलाइजेशन बढ़ रहा है, कास्टिज्म बढ़ रहा है, सांप्रदायिक कम्युनिज्म बढ़ रहा है, सांप्रदायिकता बढ़ रही है, आर्थिक असमानता बहुत ज्यादा, धीरे धीरे धन बल बाहुबल जैसी चुनौतियां भी है। फिर भी नियमित चुनाव, शांतिपूर्ण सत्ता परिवर्तन, स्वतंत्र न्यायपालिका, सक्रिय नागरिक समाज के कारण भारत विश्व का सबसे बड़ा और सफल लोकतंत्र माना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है और सफल लोकतांत्रिक देश है। लगातार हम देख सकते हैं कि 1952 में पहले इलेक्शन हुए थे और उसके बाद लगातार इलेक्शन होते गए और शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरण होता गया। हम थोड़ा सा उसमें अपवाद देख लें तो 1975 में इंदिरा गांधी जी ने जो इमरजेंसी लगाई थी, उस समय कह सकते हैं कि 5 साल का कार्यकाल को 1 साल बढ़ा दिया था। 1971 में चुनाव हुए थे, 76 में समाप्त हो रहे थे। हालांकि उन्होंने इस्तीफा 1977 में दिया था, वो चुनाव कराए थे, चुनाव में उनके हार हो गई थी। निष्कर्ष क्या है इसका? निष्कर्ष है लोकतंत्र का विकास मानव स्वतंत्रता और समानता की लंबी ऐतिहासिक यात्रा का परिणाम है। भारतीय लोकतंत्र अनेक चुनौतियों के बावजूद संविधान के आदर्शों को अपनाते हुए विश्व में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित की है। संविधान के दायरों के अनुसार भारत ने काम करके पूरे विश्व में एक अनोखी या अलग छवि को बनाया है। इसका अथवा का प्रश्न देखते हैं। भारतीय लोकतंत्र प्रणाली पर विस्तृत टिप्पणी कीजिए और इसकी प्रमुख विशेषता, उपलब्धियों तथा चुनौतियों का वर्णन कीजिए। सेमी क्वेश्चन है। भारतीय लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया और 26 जनवरी को संविधान लागू होने के साथ लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में अपनी प्रारंभ की। भारतीय लोकतंत्र का आधार संविधान है, जनसत्ता है, कानून का शासन है तथा नागरिकों की समान भागीदारी है। भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, 18 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति वोट दे सकता है, सॉरी भेदभाव के मतदान कर सकता है, बिना भेदभाव के मतदान कर सकता है। इससे सामाजिक और राजनीतिक समानता को बढ़ावा मिलता है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली, इसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। व्यक्तिगत रूप से वो उत्तरदायी होते हैं राष्ट्रपति के प्रति। भारतीय लोकतंत्र में संविधान सर्वोच्च है। संविधान ही सर्वोच्च है, संविधान से ही सारे कार्य होते हैं। सरकारी संस्थाएं संविधान के अनुसार कार्य करती है। मौलिक अधिकार दिए गए, नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता की रक्षा करते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका संविधान के संरक्षक, न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से संविधान की रक्षा होती है। न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है? JR, जुडिशियल रिव्यू। अगर कोई संसद कानून बना देती है जो संविधान के खिलाफ हो या संविधान के मूलभूत दायरों के अंदर नहीं है, संविधान के अनुसार नहीं है, तो उसको न्यायपालिका क्या कर सकती है? खारिज कर सकती है, समाप्त कर सकती है। इसे बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू। मुंबई जो SR मुंबई हुए थे उनके केस में ये जुडिशियल रिव्यू बहुत ज्यादा आगे फेमस हुआ था, या आया था उसमें। माध्यम से संविधान की रक्षा करती है। निर्वाचन आयोग स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराता है, अभी बात की हमने। भारतीय लोकतंत्र की अन्य महत्वपूर्ण विशेषता में संघीय शासन है, धर्मनिरपेक्षता है, बहुदलीय स्वतंत्र है, विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण मतलब है कि हमने पंचायती राज को भी अपनाया। पंचायती राज भी है और साथ ही साथ नगरीय स्वशासन। नगरीय स्वशासन को भी हमने अपनाया। पंचायत राज व्यवस्था है, उत्तरदायी सरकार है, कानून का शासन। भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख उपलब्धि में नियमित और शांतिपूर्ण चुनाव, सत्ता का लोकतांत्रिक हस्तांतरण, सामाजिक न्याय की दिशा में प्रयास है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं के लिए आरक्षण है। देखो SC और ST को आरक्षण भी है और महिलाओं के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था है। भारत में जो आरक्षण चलता है वो 2 प्रकार का, हॉरिजेंटल और वर्टिकल, 2 प्रकार के आरक्षण चलते हैं। वो सभी को दिए जाते हैं उस अनुसार। सूचना का अधिकार, RTI 2005 में आया था। स्थानीय स्वशासन की मजबूती तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं का निरंतर विकास उल्लेखनीय। भारत ने विविधता में एकता बनाए रखते हुए लोकतंत्र को सफल बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है।
इसके बावजूद भारतीय लोकतंत्र अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है। भ्रष्टाचार, राजनीति, अपराध, जातिवाद, सांप्रदायिक बाहुबल, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, फर्जी समाचार, काम, राजनीतिक जागरूकता, चुनावी खर्च में वृद्धि जैसी समस्याएं लोकतंत्र को प्रभावित करती हैं। सेम एज इट इज हमने अभी बात की थी, वो अथवा के क्वेश्चन में भी सेम पूछा है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए चुनाव सुधार, पारदर्शिता, राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र शिक्षा का प्रसार, राजनीतिक नागरिक जागरूकता, ई गवर्नेंस तथा भ्रष्टाचार पर कठोर नियंत्रण जरूरी है। निष्कर्ष क्या है? भारतीय लोकतंत्र अनेक चुनौतियों के बावजूद सफल और सशक्त लोकतांत्रिक व्यवस्था, संविधान के आदर्शों, नागरिक की सहभागिता तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती के आधार पर भारत भविष्य में और अधिक सुदृढ़ लोकतंत्र के रूप में विकसित हो सकता है। सेम ही बात थी, इसलिए मैंने इसको ज्यादा क्लिक नहीं किया। यूनिट 2 आइए, बहुसंख्यक अल्पसंख्यक संबंधों की समस्याओं पर प्रकाश डालिए। भारत में सामाजिक सद्भाव व राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के लिए उपायों का वर्णन कीजिए। बहुसंख्यक अल्पसंख्यक संबंधों की समस्याएं। बहुसंख्यक कौन है? हिंदू धर्म के लोग ज्यादा हैं तो बहुसंख्यक। अल्पसंख्यक कौन है? तो बाकी सारे जो धर्म है वो अल्पसंख्यक है। पहले इस पे प्रकाश डालते हैं क्या होता है। भारत एक बहुधार्मिक बहुभाषिक, धर्म बहुत ज्यादा, बहुत सी भाषाएं, बहुत संस्कृतियां अलग अलग हैं। विभिन्न धर्मों, भाषाओं तथा संस्कृतियों के लोग निवास करते हैं। जनसंख्या के आधार पर समुदाय संख्या में सबसे अधिक होता है उसे बहुसंख्यक माना जाता है, जो संख्या में कम होता है उसे अल्पसंख्यक माना जाता है। हिंदू सबसे ज्यादा है, 79% है, और बाकी जो धर्म है 21% वो अन्य। तो ये हिंदू धर्म क्या हो जाएगा? मेजोरिटी में हो जाएगा, और ये बाकी वाले क्या हो जाएंगे? माइनॉरिटी हो जाएंगे। भारतीय संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है, फिर भी समय समय पर बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदायों के बीच विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। भारतीय संविधान सभी को क्या देता है? समान अधिकार देता है, लेकिन फिर भी कभी कभी सांप्रदायिक दंगे देखने को मिल सकते हैं लोग अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदायों के बीच में। इन समस्याओं का प्रमुख कारण है धार्मिक कट्टरता है। एक जो धर्म के प्रति कट्टरता जो दिखाई जाती है वो है बहुत जरूरी। जब कोई समुदाय अपने धर्म को श्रेष्ठ मानकर दूसरे धर्म के प्रति असहिष्णुता दिखाता है, एक तो धार्मिक कट्टरता बहुत जरूरी है इस मामले के लिए, कि अगर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समाज में अगर शांतिपूर्ण सद्भाव नहीं है तो उसकी एक कारण क्या है आपके? कि धार्मिक कट्टरता है। दूसरा है, जब कोई समुदाय अपने धर्म को श्रेष्ठ मानकर दूसरों को कम समझे, हम श्रेष्ठ हैं दूसरा कम है, तो ये मामला देखने को मिलता है। सामाजिक तनाव उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त सामाजिक राजनीतिक दलों द्वारा वोट बैंक की राजनीति करना भी वोटों समुदाय के बीच अवसाद होता है। राजनीतिक दल कभी कभार वोट बैंक की राजनीति के लिए भी इन समुदायों को लड़ाने का काम करते हैं, जो अच्छी बात नहीं है। सांप्रदायिकता भी एक गंभीर समस्या है। सांप्रदायिकता क्या है? धर्म के आधार पर लड़ाई, अफवाहें, नफरत फैलाने वाले भाषण तथा सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचना समाज में विभाजन का पैदा करती हैं। देखो, एक समस्या है नफरत फैलाने का भाषण, सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचनाएं विभाजन पैदा करती है। कई बार छोटे विवाद भी बड़े दंगों का रूप ले सकते हैं। छोटी सी बात होती है, सोशल मीडिया के माध्यम से उसको फैलाया जाता है, और फैलाकर आप क्या कर सकते हो? सांप्रदायिक दंगे फैला सकते हो। ये अच्छी बात नहीं है किसी भी सभ्य लोकतंत्र के लिए। तो इन सांप्रदायों को, दंगों को रोका जाना चाहिए, सांप्रदायिकता को रोकना चाहिए, धर्म की कट्टरता नहीं होनी चाहिए। हर धर्म में अच्छी बातें होती है, तो इसलिए सभी धर्मों को अच्छी बातों को आगे लाना चाहिए। सोशल मीडिया के माध्यम से अभी बीच में बहुत से समय पहले हुआ था मामला, तो कोई भी क्या कर सकता है। नुपुर शर्मा का जो मामला हुआ था, उसमें बात कही गई थी कि भाई ये जो चीज़ें होगी वो अच्छी बात नहीं। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो भी धर्म की अच्छी बातें होती हैं उनको आगे लाना चाहिए, और जो भी बुरी बातें होती है उनको ख़त्म किया जाना चाहिए। बुरी कुरीतियाँ होती हैं उनको ख़त्म किया जाना ज़रूरी है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से उसको बहुत ज़्यादा फैलाया जाता है, तो एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के लोगों को नीचे दिखाने का प्रयास किया जाता है, जो कतई अच्छी बात नहीं है। आर्थिक और शैक्षिक असमानता भी बहुसंख्यक अल्पसंख्यक समाजों को प्रभावित करती है। आर्थिक पैसे से लेन देन, शैक्षिक शिक्षा का क्षेत्र, असमानता बहुसंख्यक समुदायों को प्रभावित करती है। यदि किसी समुदाय को विकास के समान अवसर प्राप्त नहीं मिलते हैं तो उसमें असंतोष की भावना उत्पन्न होती है। इसी प्रकार रोजगार, शिक्षा, सरकारी योजनाओं, समापहुंच समस्याओं का बढ़ावा देती है। भारतीय संविधान ने अल्पसंख्यक हितों की रक्षा करने के लिए अनुच्छेद 29 और 30 मैंने पहले बताया था। अनुच्छेद 29 और 30 केवल भारत में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए है। ऐसे जो आपके भारतीय संविधान में 2 अनुच्छेद ऐसे हैं जो केवल अल्पसंख्यक के लिए हैं। कौन से हैं? 29 और 30। अपनी भाषा, संस्कृति, अल्पसंख्यक समुदाय अपनी किसकी भाषा को, संस्कृति को और शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार दिया गया है। इसके साथ ही धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भी नागरिकों के रूप में प्राप्त है।
वो अपने धर्म के अनुसार आचरण कर सकते हैं और अपनी भाषा, संस्कृति या शैक्षिक संस्थान खोल सकते हैं 29 और 30 के तहत। इन समस्याओं के समाधान के लिए सबसे पहले धर्मनिरपेक्षता की भावना को मजबूत करना आवश्यक है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या हुआ? अपने अंदर ये भावना नहीं लेके आना कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है, बाकी सब कमतर है या फिर छोटे धर्म, ऐसा नहीं समझना। सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान का भाव, व्यवहार, सामाजिक और सौहार्द बढ़ाना है। शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय एकता, संवैधानिक मूल्यों और सहिष्णुता का विकास किया जाना चाहिए। सरकार को ऐसी नीतियां अपनानी चाहिए जिनसे समुदाय को समान अवसर प्राप्त हो। कैसे अवसर प्राप्त हो? समान अवसर। प्रशासन को सांप्रदायिक घटनाओं पर निष्पक्ष और त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। मीडिया और सोशल मीडिया को भी जिम्मेदारी पूर्वक कार्य करना चाहिए और अफवाहों पर रोक लगानी चाहिए। अफवाहें नहीं फैलानी है। अफवाहें जितनी फैलती है शासन में उतनी शिथिलता नहीं आ पाती है। राष्ट्रीय पर्वों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, सामुदायिक संवाद के माध्यम से विभिन्न समुदायों के बीच विश्वास और सहयोग की भावना विकसित करनी जरूरी है। कई ऐसे कार्यक्रम स्थापित करने चाहिए। केवल एक रिलीजियस को सेंटर में मान के उसके धार्मिक त्योहारों को नहीं मान। भारत में देखेंगे तो क्रिसमस पर भी छुट्टी होती है, ईद पर भी छुट्टी होती है, होली दिवाली पर भी छुट्टी होती है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जो सभी धर्मों का क्या करता है? सम्मान करता है। अंततः भारत की शक्ति उसकी विविधता से निहित है। जब भी नागरिक समान अधिकारों, आपसी सम्मान और संवैधानिक मूल्यों के साथ आगे बढ़ते हैं तभी राष्ट्रीय एकता और लोकतंत्र सुदृढ़ हो पाते हैं। ये बहुत जरूरी। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका को मूल्यांकन करना। पहले ही जाति आधारित राजनीति के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव है। जाति पॉजिटिव भी और नेगेटिव है। पॉजिटिव इसलिए कि जोड़ पाती है, नेगेटिव इसलिए कि जातीयता फैलने से टूटने का खतरा रहता है, एकता को बहुत बड़ी चोट पहुंचती है। भारतीय समाज में जाति एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था रही है। स्वतंत्रता के बाद लोकतंत्र समाज के व्यवस्था के विकास के साथ जाति का प्रभाव राजनीति में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। आज चुनाव, राजनीतिक दलों की रणनीति, उम्मीदवारों का चयन, सरकारों के गठन में जातीय समीकरण महत्वपूर्ण है। आज भी चुनाव होता है, चुनाव में जातीय जनगणना के जो आंकड़े हैं, जातीयता के जो समीकरण है, उनको साझा करना, उनको सही सेटल करना बहुत जरूरी होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को समान मतदान का अधिकार प्राप्त है, इसलिए राजनीतिक दल विभिन्न जातियों का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। सभी को समान मतदान का अधिकार है। कोशिश की जाती है कि सभी किस जाति के लोग ज्यादा हैं वहां से उम्मीदवार को खड़ा किया जाए ताकि उस जाति के वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सके। कई क्षेत्रों में उम्मीदवारों का चयन स्थानीय जातीय संरचना को ध्यान में रखकर किया जाता है। इससे जाति और राजनीति का संबंध और अधिक मजबूत हो जाता है। साथ ही साथ देखेंगे जाति आधारित राजनीति के कुछ सकारात्मक पक्ष भी है। इससे समाज के पिछड़े बैकवर्ड कास्ट, SC, ST तथा अन्य वंचित वर्गों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है। कैसे प्राप्त हुआ है? SC लोगों का एक वहां से एक व्यक्ति को हम SC क्षेत्र में SC के व्यक्ति को हम खड़ा कर देते हैं तो वहां से उन जाति के लोगों को ज्यादा लगेगा हमारा व्यक्ति खड़ा है तो हमें इसे वोट देना चाहिए। तो इस वजह से उस जाति के वोटों का ध्रुवीकरण हो पाता है, तो उनमें एकता स्थापित हो पाती है। इन वर्गों की समस्याएं सरकार और विधानमंडल तक पहुंच पाती है। इतना बड़ा क्षेत्र होता है, अपने ही क्षेत्र का व्यक्ति अगर संसद में जाएगा तो अपने क्षेत्र के मुद्दे, समस्याओं को वो संसद में उठाएगा, विधानसभा में उठाएगा, तो उन समस्याओं का समाधान हो सकता है। सामाजिक न्याय व्यवस्था व आरक्षण जैसी नीतियों के माध्यम से अनेक लोगों को शिक्षा और रोजगार के अवसर मिले हैं। एक तो सोशल जस्टिस स्थापित हुआ है और दूसरा रिजर्वेशन दिया है, तो इनसे SC, ST, SC, ST और बैकवर्ड कास्ट के जो लोग हैं उनको भी मुख्य धारा में आने का मौका प्राप्त हुआ है। दूसरी ओर जाति आधारित राजनीति के कई नकारात्मक प्रभाव है। चुनाव में विकास और जनहित के मुद्दों की अपेक्षा जातीय समीकरण अधिक महत्व प्राप्त कर लेते हैं। विकास के मुद्दे धूमिल पड़ जाते हैं। आप एक तरफ तो जातीय समीकरण के माध्यम से लोगों को इकट्ठा करते हो और लोग जुड़ जाते हैं, लेकिन जातीय समीकरण साधते साधते विकास के मुद्दे बैकवर्ड में चले जाते हैं, बैक में चले जाते हैं, पीछे चले जाते हैं और दिमाग में जातीय समीकरण ही रहते हैं। इससे योग्य उम्मीदवारों की उपेक्षा हो सकती है। जो योग्य उम्मीदवार है, एक योग्य उम्मीदवार है, उस वो खड़ा नहीं हो पाता है। हमें तो जाति आंकड़ा देखना है। अब उस जाति में भले कैसा ही हो, बेरखड़ा व्यक्ति हो, उसको भी खड़ा कर देंगे क्योंकि जाति आंकड़ा साधना है। ये नहीं देखा जाता है कि योग्यता क्या है। योग्यता के आधार पर भी फैसला होना चाहिए। अगर ये जातीय व्यवस्था का नुकसान। साथ ही साथ समाज में जातीय ध्रुवीकरण बढ़ता है, पोलराइजेशन होता है।
पोलराइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, जातियों का ध्रुवीकरण होता है। एक जाति को साधने के पक्ष में कई जातियाँ जो होती है, उनके जो मामले, उनके मुद्दे, उनके जो इश्यूज़ या फिर उनकी जो बातें हैं, उनको नेग्लेक्ट किया जा सकता है, नज़रअंदाज कर दिया जाता है। राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा संकीर्ण हितों को प्राथमिकता मिलने लगती है। राष्ट्रीय हित की बात नहीं होती है, संकीर्णता की, यानी कि बहुत ज़्यादा संकीर्ण हो जाते हैं मामले, क्षेत्र पे आ जाते हैं, जाति पर आ जाते हैं, लोग उनकी देखते हैं। कई बार राजनीतिक दल जाति भावना को भड़काकर वोट प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इससे सामाजिक तनाव, आपसी वैमनस्य और लोकतांत्रिक मूल्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जातिवाद, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद राजनीतिक अस्थिरता को भी बढ़ावा देता है। एक तो भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा होता है। एक ही फैमिली के लोगों को रखोगे तो वो संसद में तो बात करेंगे करेंगे, घर पे आएंगे फिर भी वही बात चलेगी, और वही बात चलेगी तो भ्रष्टाचार उत्पन्न हो गई। घर के ही व्यक्ति हैं, घर का अपने प्रधानमंत्री घर का, राष्ट्रपति घर का, प्रधानमंत्री घर का, सब घर का होंगे, तो फिर समस्याएं और बढ़ेगी। जैसा कि आपने देखा होगा एग्जाम्पल श्रीलंका में, महिंदा राजपक्षे की फैमिली में पूरे ही लोग क्या आगे थे, पॉलिटिक्स में आगे थे, और फिर क्या हुआ 2022 में तो श्रीलंका के लोगों को हटा दिया था। भाई भतीजावाद फैलता है। भाई भतीजा मतलब है कि आप ये समझो कि परिवार के लोग आ रहे हैं, नेपोटिज्म बढ़ रहा है, राजनीतिक अस्थिरता आती है, राजनीतिक अस्थिरता आती है, जातीय आंकड़ों की वजह से परिवारवाद को बढ़ावा होता है, नेपोटिज्म को बढ़ावा मिलता है और अस्थिरता आती है। इन समस्याओं के समाधान के लिए राजनीतिक दलों को विकास, शिक्षा और रोजगार, हेल्थ और सुशासन पर ध्यान देना चाहिए। जैसे मुद्दों को प्राथमिकता देनी चाहिए, नागरिकों में राजनीतिक जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए, राजनीतिक जागरूकता बढ़ानी चाहिए, पॉलिटिकल अवेयरनेस आनी चाहिए, ताकि मतदान के जाति के बजाय योग्य नेतृत्व और जनहित के आधार पर किया जाए। शिक्षा और सामाजिक सुधार जातिवाद को कम करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षा बहुत जरूरी है, जनहित के आधार पर फैसला होना चाहिए, शिक्षा और सामाजिक सुधार। किसी को एजुकेशन, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि लोग सब मुफ्त में देंगे लेकिन शिक्षा नहीं देंगे, क्योंकि शिक्षा सवालों को जन्म देती है, और शिक्षा सवालों को जन्म देती है, इसलिए वो फ्री नहीं जाएगा। अभी भी विवाद तो चल ही रहे हैं, जैसे अभी नीट का मामला हुआ था, सोनम वांगचुक ने बहुत ज़्यादा भूख हड़ताल की थी, लगभग 20 दिन के आसपास, उनको उठा के वापस भूख हड़ताल को बंद करवाया। उन्हीं के शब्दों में उन्होंने कहा था कि बेरुखी से तबीयत और भड़केगी वो क्या जाने, बेरुखी से बगावत और सॉरी बेरुखी से बगावत और भड़केगी वो क्या जाने, तबीयत इस अदा से और भड़केगी वो क्या जाने। बेरुखी से बगावत और भड़केगी वो क्या जाने, तबीयत इस अदा से और भड़केगी वो क्या जाने। वो क्या जाने अपना इरादा किस कयामत का है, वो क्या जाने अपना इरादा किस कयामत का है। किसी पत्थर की मूरत से बगावत का इरादा है, किसी पत्थर की मूरत से बगावत का इरादा है। तो ठीक इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जातीय जो आंकड़े हैं, इनके आधार पर ये चीज़ें होनी चाहिए। इस प्रकार भारतीय राजनीति में जाति का प्रभाव पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन इससे लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय, राष्ट्रीय हितों के अनुरूप संतुलित करना आवश्यक है, तभी लोकतंत्र अधिक प्रभावी, समावेशी, उत्तरदायी बन सकेगा। हाँ, हम पूरी तरीके से जातीय चीज़ों को समाप्त करते हैं तो ये तो विरले ही है, मुश्किल से मिलेगा। लेकिन हमें ये समीकरण साधने जो पड़ेंगे, या फिर इनमें संतुलन बिठाना जरूरी है। लोकतांत्रिक व्यवस्था और जातीय संतुलन बहुत जरूरी है। आरक्षण इन सारी व्यवस्थाओं में, शिक्षा के, स्वास्थ्य के, सामाजिक न्याय के, सामाजिक सुधार के, इन मामलों में क्या बिठाना जरूरी है, संतुलन बिठाना जरूरी है। संतुलन नहीं बिठाया गया तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें संभव नहीं हो पाएगी। तीसरा प्रश्न है, भारतीय न्याय की संरचना, इलेक्शन कमीशन आयोग की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इलेक्शन कमीशन। फिर उनकी बात करनी, एक तो संरचना की बात करनी, फिर शक्तियों की बात करनी, फिर कार्यों की बात करनी, और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए इसकी भूमिका की मूल्यांकन करना। क्या होता है, देखिए भारतीय इलेक्शन कमीशन आयोग मैंने पहले बताया था, ये आर्टिकल 324 में, और भाग कौन सा है, 15। भारतीय लोकतंत्र का आधार स्वतंत्र, निष्पक्ष, नियमित चुनाव कराना है। इन चुनावों के सफल संचालन की जिम्मेदारी भारतीय निर्वाचन आयोग के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर होती है। संविधान के अनुसार 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है जिसका उद्देश्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना, पैरेलल बनाना। निर्वाचन आयोग की संरचना में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, ठीक है, और आवश्यकता के अनुसार अन्य निर्वाचन आयुक्त भी होते हैं। इनकी नियुक्ति भारत सरकार के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान सुरक्षा प्राप्त होती है, जिससे आयोग की स्वतंत्रता बनी रहती है। सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है
उसकी जिस तरीके से पावर होती है वो सारी की सारी पावर किसको दी जाती है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, मुख्य चुनाव आयुक्त को। हालांकि इसमें एक बात की गई है, अभी वर्तमान में 1+2 है, बड़ा देश है और बड़ा देश होने के साथ ही सारी चीज़ें संभालनी पड़ती हैं, इसलिए इसे बढ़ाया गया। शुरुआत में एक दलीय था, 1950 से लेकर 1989 तक एक ही था, तो 89 के चुनाव से पहले इसे 3 सदस्यीय किया गया, त्रिसदस्यीय किया गया। चुनाव होने के बाद वापस इसको एक सदस्यीय किया गया, फिर वापस 1993 में इसको एक सदस्यीय किया गया और तब से लेकर अभी तक ये 3 सदस्यीय है। एक इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, वर्तमान में ज्ञानेश कुमार शायद से। पहले आपके सुकुमार सैन है चीफ इलेक्शन। निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्यों में लोकसभा, मैंने कहा पहले ही बताया था, लोकसभा के चुनाव, लोकसभा के, राज्यसभा के, विधानसभा के, राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करना प्रमुख है। एक इसमें नहीं है विधान परिषद का, विधान परिषद का भी चुनाव ये कराता है। आयोग मतदाता सूची तैयार करता है, पहले चुनाव करा, दूसरा मतदाता सूची, चुनाव कार्यक्रम घोषित करता है कब होंगे, मतदान केंद्रों की व्यवस्था करता है और चुनाव परिणाम घोषित करता है। ये सारे के सारे काम करता है इलेक्शन कमीशन। आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। कौन सी पार्टी रीजनल पार्टी होगी, रीजनल पार्टी का पता करता है कि रीजनल पार्टी कौन सी है। ठीक है, रीजनल पार्टी को मान्यता देता है, नेशनल पार्टी को मान्यता देता है। वर्तमान में 7 नेशनल पार्टीज है। ठीक है, उनको मान्यता देने का काम कौन करता है? यही उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करता है, चुनाव चिन्ह आवंटित करता है, चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से लेके आ जाए, तो हर किसी व्यक्ति को, निर्दलियों को भी ये चुनाव चिन्ह आवंटित करने का काम करता है। तो हर किसी पार्टी को जो चुनाव चिन्ह दिया जाता है, हालांकि कांग्रेस का शुरुआत में ये हाथ का नहीं था, पहले बछड़ों का था, गाय और बछड़ा था, इसको लेके वो गाय और बछड़ों का था या फिर अन्य प्रकार का था, तो आप देखना थोड़ा उसको। लेकिन शुरुआत में जो अभी कांग्रेस का है हाथ, वो नहीं था। बीजेपी का, बीजेपी 1980 में बनी, इससे पहले जनसंघ था, जनसंघ का दिया था, जो दिया होता है ना, दीपक, वो था। इन्हें आवंटित करता है। चुनाव के दौरान आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट लगाने का कार्य किया जाता है। आचार संहिता क्या होती है हमने देखा भी होगा और आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा। आचार संहिता का अर्थ है कि 3-4 महीने पहले ही सरकार इस प्रकार की घोषणा नहीं कर सकती और सारे मामले किसके अंडर में चले जाते हैं? इलेक्शन कमीशन के मामले चले जाते हैं। अगर उस दौरान या फिर कोई भी धांधली होती है चुनाव में, तो उसका सारा फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। अ, आचार संहिता लागू करती है, राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को समान नियम लागू करती है। यदि कोई उम्मीदवार दल है नियमों का उल्लंघन करता है तो आयोग उसके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करता है। कोई उम्मीदवार अगर चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार नहीं चलता है तो उस पर कार्रवाई करने का भी कार्य कौन करेगा? ये आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेगा। अब चुनाव में धांधली भी होती है तो भी कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेगा। 2 ऐसे चुनाव है जहां पर अगर कोई धांधली हो जाती है तो उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा, वो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 72 में है, मेंशन किया गया इसको, 71 में, सॉरी। निर्वाचन आयोग चुनाव प्रक्रिया में आधुनिक तकनीकों का भी उपयोग करता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, ईवीएम का प्रयोग कर सकता है, वीवीपैट का कर सकता है, वोटर वेरीफाइड पोस्टल ऑडिट ट्रायल। ठीक है, एक तो ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का करता है। वीवीपैट क्या होता है? ईवीएम तो आपको पता है चुनाव देते हैं वो, ठीक है, एक ईवीएम में हाईएस्ट 24 उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं। और वीवीपैट क्या होता है? वीवीपैट का अर्थ है वोटर वेरीफाइड पोस्टर ऑडिट ट्रायल। चुनाव देते हैं ईवीएम में, तो इससे बीप की आवाज़ आती है, तो उससे पता नहीं चलता है कि चुनाव मतलब किसको गया किसको नहीं गया, कुछ लोगों के सवाल होते हैं। तो वीवीपैट के माध्यम से एक, जैसे आप किसी उम्मीदवार को वोटिंग करते हैं तो एक पर्ची आती है, वो 7 सेकंड के लिए रुकती है और 7 सेकंड के रुकने के बाद फिर वो पता चलता है कि हाँ ये, फिर अगर कोई उस चुनाव से संबंधित गड़बड़ी हो जाती है तो वो पर्ची और वीवीपैट निकाला जाता है, उसमें पर्चियाँ गिनी जाती है कि एज इट इज जितनी ईवीएम बता रही है उतनी वीवीपैट की पर्चियाँ है कि नहीं है। वीवीपैट में एक पर्ची निकलती है, ये ईवीएम के साथ ही अटैच होती है। ये अपने 2013 में शुरुआत की थी। नागालैंड की एक सीट थी नोकसेन, वहाँ से शुरुआत की गई थी। और ईवीएम की शुरुआत 1982 में परूर विधानसभा केरल की, तो वहाँ पे किया। हालांकि बाद में उसको माना नहीं गया था, वापस उस पे पोस्टल इंडेक्स से चुनाव थे, बैलेट पेपर से चुनाव कराए गए थे। ईवीएम से जो पहला चुनाव हुआ था 1998 से शुरुआत हुई थी और जो पहला आम चुनाव कराया गया था वो 2004 में करवाया गया था।
2004 के बाद सारे आम चुनाव ईवीएम से ही हो रहे हैं। हालाँकि ईवीएम पे लगातार विरोध हो ही रहा है। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मतलब उन्होंने कहा था कि ईवीएम से चुनकर आऊँगा और फिर ईवीएम को ही बंद करूँगा। तो ईवीएम पर विपक्ष का ये रवैया है, देखते हैं। प्रयोग से मतदान अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और त्वरित हुआ है। इससे मतगणना में समय की बचत होती है और तथा मतदान प्रक्रिया पर जनता का विश्वास बढ़ता है। जल्दी मतदान होते हैं, इसलिए ईवीएम इस्तेमाल किया जाता है। स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव के लोकतंत्र क्षमता का आधार है। निर्वाचन आयोग धन बल, बाहुबल तथा चुनावी अनियमितताओं पर नियंत्रण रखने का प्रयास करता है। चुनाव पर्यवेक्षकों की नियुक्ति और मतदान पर भी ध्यान रखता है। आगे बढ़ेंगे। केंद्रों की निगरानी और चुनावी खर्च की समीक्षा भी आयोग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। केंद्रों की निगरानी, केंद्र जिस पे चुनाव हो रहे हैं वो केंद्र, और चुनावी खर्च की समीक्षा भी करती है। 2019 में भारत में आम चुनाव जो हुए थे वो विश्व के सबसे महंगे आम चुनाव थे। 2024 में तो फिर से रिकॉर्ड थोड़ा-सा बच ही गया था, थोड़ा-सा कम हुआ था, लेकिन 2019 में तो पूरी हदें पार कर दी थी। 6000 करोड़ के आसपास लगभग खर्चा हुआ था पूरे चुनाव। तो बहुत महंगे चुनाव साबित हुए थे पूरे विश्व के सबसे। तो इन खर्चों पर भी निगरानी रखते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी व्यवस्था आई थी। आयोग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। हालांकि आयोग के सामने कई चुनौतियां भी हैं। चुनौतियां हैं, एक धनबल का बढ़ावा है, धनी लोग ज़्यादा आ रहे हैं, फर्जी समाचार आ रहे हैं, मतदाताओं के प्रलोभन देना, मतदाताओं को लालच दिया जा रहा है, सोशल मीडिया का दुरुपयोग हो रहा है, सोशल मीडिया पर बहुत प्रचार कर रहे हैं, चुनावी हिंसा बहुत ज़्यादा हो रही है। चुनावी चुनौतियों से निपटने के लिए आयोग लगातार सुधार लागू कर रहा है, लगातार प्रयास कर रहा है इनको बचाने का। स्पष्ट है कि भारतीय निर्वाचन लोकतंत्र का प्रहरी है। निर्वाचन आयोग लोकतंत्र का प्रहरी है। निष्पक्ष चुनाव करवा के लोकतंत्र को मजबूत रखने में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा रोल है। इसकी निष्पक्षता, स्वतंत्रता, संवैधानिक शक्तियां भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका अच्छा वर्णन भारतीय न्यायपालिका की संरचना व कार्यों को वर्णन करना है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता तथा न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू के महत्व का विवेचन करना है। तो पहले देखते हैं भारतीय न्यायपालिका, इंडियन जुडिशरी स्ट्रक्चर एंड वर्क्स। भारतीय न्यायपालिका संविधान की संरक्षक है और नागरिक अधिकार की संरक्षक संस्था है। भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र, निष्पक्ष और एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। एकीकृत का मतलब है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से फैसला दिया, आप एग्री नहीं है तो हाई कोर्ट जाए, हाई कोर्ट से एग्री नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट से एग्री नहीं है तो वापस ही आओ घर पे। ठीक है। एकीकृत न्यायिक व्यवस्था पर आधारित है। इसका मुख्य उद्देश्य संविधान की रक्षा करना है। देखिए, जुडिशरी का मुख्य है संविधान की रक्षा करना, कानून की व्याख्या करना और सभी नागरिकों को न्याय प्रदान कराना। तीन, भारतीय न्यायपालिका के तीन, पहला है संविधान की रक्षा, दूसरा है कानून की व्याख्या। कानून की व्याख्या का अर्थ क्या हुआ? कोई कानून ठीक नहीं बना उसकी व्याख्या करके बताना। भारतीय न्यायपालिका की संरचना तीन स्तरों पर विभाजित है। सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय, मैंने बताया, उसके बाद उच्च न्यायालय और जिला व अधीनस्थ न्यायालय कार्य करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय देश का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा है, तथा साइज में बड़ा नहीं है, हैसियत में बड़ा है, साइज में भी वैसे बड़ा ही। ठीक है। तथा इसके निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सभी कोर्ट पर मान्य होता है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हाई कोर्ट भी मानेंगे, हाई कोर्ट का डिसीजन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी मानेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पूरी भारत की अदालतों पर मान्य होंगे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, देखिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने की, न्यायाधीशों की सुरक्षित कार्यकाल, एक सुरक्षित कार्यकाल होता है। सुरक्षित कार्यकाल मतलब है कि उनका 6 वर्ष ना हो जाए या फिर उनकी आयु 65 वर्ष ना हो जाए, तब तक वो पद पे बने रहेंगे। निश्चित वेतन होता है। हटाने की प्रक्रिया कठिन प्रक्रिया जैसे संवैधानिक व्यवस्था की गई है। न्यायाधीश एक बार बनने के बाद मुश्किल है हटाना। हटाना मुश्किल इसलिए है क्योंकि महाभियोग की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। लगभग लगभग महाभियोग की प्रक्रिया कैसे होती है राष्ट्रपति को हटाने की, वैसी प्रक्रिया होती है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटाने की। चीफ जस्टिस और अन्य जस्टिस को भी, चीफ जस्टिस भी होता है और बाकी अन्य 33 या 34 होते हैं। न्यायपालिका प्रमुख कार्य में संविधान की व्याख्या करना है। संविधान की व्याख्या करनी है, संविधान के अनुसार कार्य हुआ कि नहीं हुआ। नागरिकों को मौलिक अधिकारों की रक्षा करनी। आपको पता है, मौलिक अधिकारों से संबंधित अगर कोई विवाद होता है तो आर्टिकल 32 के तहत सीधे आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। केंद्र व राज्यों के विवादों का समाधान करना है। केंद्र व राज्यों के विवादों का समाधान सुप्रीम कोर्ट करेगा। कानूनों की संवैधानिक वैधता की जांच करना है, जुडिशियल रिव्यू करेगा अगर कानून सही है कि नहीं।
सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करके नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। रिट जारी कर सकता है कितने प्रकार की? सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है, ये सुप्रीम कोर्ट करता है। और 6 प्रकार की रिट को जारी कौन करता है? ये आपके हाई कोर्ट करता है। रिट जारी का अर्थ होता है कि मौलिक अधिकारों से संबंधित उनकी रक्षा कैसे की जाए। एक तो होती है प्रोबिशन, सर्शियोरी, को वारंटो, इंजेक्शन और मेंडेमंस। ये आपके जो होती है हैबियस कॉर्पस, ये सारी की सारी जो रिट होती है वो जारी करके इनका फैसला किया जाता है। न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू भारतीय न्यायपालिका की सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था में से एक है। व्यवस्था आपके जुडिशियल रिव्यू भारतीय न्यायपालिका की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है। भारतीय न्यायपालिका की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है कौन सी? जुडिशियल रिव्यू। इसको विशेष ध्यान रखना, जुडिशियल रिव्यू। इसके माध्यम से न्यायालय यह जांच कर सकता है कि राज्य संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कोई कानून संविधान के अनुरूप है या नहीं। कोई कानून जो बनाया है राज्य ने, विधानमंडल ने और संसद ने, वो कानून संविधान के अनुरूप है या नहीं है, इसकी जांच कर सकता है या नहीं है। यदि कोई कानून संविधान के विरुद्ध पाया जाता है तो न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। अगर वो कानून संविधान के दायरों के अनुसार नहीं है तो उसको क्या कर सकता है? अवैध घोषित कर सकता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता लोकतंत्र के अत्यंत आवश्यक है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान के लिए और लोकतंत्र के लिए अत्यंत आवश्यक है। किसी भी सभ्य लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। यदि न्यायपालिका स्वतंत्र न हो तो नागरिकों का अधिकार सुरक्षित नहीं रख सकती है। स्वतंत्र न्यायपालिका सरकार की मनमानी पर नियंत्रण रखती है तो संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखती है। अगर न्यायपालिका स्वतंत्र होगी तो सरकार भी उस पर डर डर के काम करेगी। वो एक तरीके से निरंकुश नहीं हो जाएगी, ऑटोक्रेटिक नहीं हो जाएगी। फैसलों, उनको पता है कि हमने कोई कानून बना दिया तो उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। इसलिए स्वतंत्र न्यायपालिका किसी भी लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी है। वर्तमान समय में न्यायपालिका के समक्ष लंबित मुद्दों की व्याख्या, मुकदमों की संख्या, न्याय में विलंब, मामले अगर चले जाते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला चला जाता है तो गए आपके 20 साल, क्योंकि काफी लंबित मामले पड़े, उन सभी मामलों को देखना पड़ता है। तो न्याय प्रक्रिया बहुत धीमी है। न्याय में विलंब होता है। अगर न्याय समय पर नहीं मिलता, किसी महान व्यक्ति ने कहा कि अगर न्याय समय पर नहीं मिलता है तो वो न्याय न्याय नहीं है, वो एक अन्याय है। न्यायाधीशों की कमी है, न्यायाधीश नहीं है, उतने चीफ जस्टिस नहीं है। आपको पता है आर्टिकल 29 के तहत, फिर 28 के तहत क्या किया जाता है? तदर्थ एडहॉक जस्टिस बुलाए जाते हैं, तदर्थ न्यायाधीश बुलाए जाते हैं। बढ़ते मुकदमे जैसी चुनौतियां, इन समस्याओं के समाधान के लिए न्यायिक सुधार, ई कोर्ट प्रणाली, अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति, वैकल्पिक व्याज निवारण प्रणाली को बढ़ावा दिया जा रहा है। कोशिश ये लगातार की जा रही है कि इन विवादों को हल किया जाए। इस प्रकार भारतीय न्यायपालिका लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसकी स्वतंत्रता, निष्पक्षता तथा न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, इसकी स्वतंत्रता रखनी है, निष्पक्षता रखनी है तथा न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को लगातार स्थापित करके रखना है। शक्ति संविधान की व्याख्या करती है तथा नागरिकों के अधिकार को सुरक्षित रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। चौथा, भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां और विस्तृत का वर्णन कीजिए। भारतीय लोकतंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियां विस्तृत वर्णन कीजिए। इन चुनौतियों के समाधान हेतु आवश्यक उपायों का विवेचन कीजिए। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहाँ अनेक उपलब्धियां प्राप्त की है। ये भी शायद सेमी क्वेश्चन को रिटर्न कर दिया गया। भारत में विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ लोकतंत्र ने अनेक उपलब्धियां प्राप्त की है, किंतु समक्ष कई गंभीर चुनौतियां भी विद्यमान है। यदि इन चुनौतियों को समय पर समाधान नहीं किया जाए तो लोकतंत्र की गुणवत्ता और प्रभावशीलता प्रभाव करती है। इसीलिए लोकतंत्र की सफलता के लिए इन सभी समस्याओं का अध्ययन और समाधान आवश्यक है। जो भी इन ये समाधान है, ये करने बहुत आवश्यक है, तभी जाके लोकतंत्र सही तरीके से फल फूल पाएगा। भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ी चुनौती सामाजिक और आर्थिक असमानता। आज भी समाज का एक बड़ा वर्ग गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा और संसाधनों की कमी से जूझ रहा है। आर्थिक विषमता के कारण सभी नागरिक लोकतांत्रिक अधिकारों का समान रूप से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। कौन से? लोकतांत्रिक अधिकारों का। दूसरी महत्वपूर्ण चुनौती है भ्रष्टाचार। ये भी हमने बात की थी। प्रशासन, राजनीति और सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार का लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को कमजोर कर देता है। भ्रष्टाचार लोकतांत्रिक जो प्रणालियां हैं उनको कमजोर करने का प्रयास करता है, क्योंकि जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं और बाकी सारे कार्य नहीं कर पाते हैं। इससे जनता का सरकार और विश्वास पर कम होता है तथा विकास कार्य प्रभावित होता है। जातिवाद और सांप्रदायिक भी लोकतंत्र के लिए गंभीर समस्या है। एक तो है जातिवाद और दूसरा है सांप्रदायिकता, जातियों में बंटना। जातियां में बंटने से ये मामले हो जाते हैं। और दूसरा है कि धर्म के आधार पर भेदभाव करना। लोकतंत्र गंभीर समस्या।
चुनाव में जाति धर्म के आधार पर मतदान करने की प्रवृत्ति बढ़ने से राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा संकीर्ण हितों को प्राथमिकता मिलने लगी है। राष्ट्रीय मुद्दे पीछे चल रह जाते हैं और संकीर्ण जो मामले होते हैं, जाति धर्म के मामले होते हैं, वो ऊपर आ जाते हैं। इससे सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता प्रभावित होती है। राजनीतिक अपराधीकरण भी लोकतांत्रिक गुणवत्ता को प्रभावित कर रहा है। राजनीति में अपराधीकरण हो रहा है, अपराधी लगातार आ रहे हैं, बाहुबल वाले लोग आ रहे हैं। गंभीर आपराधिक मामलों व्यक्तियों का चुनाव लड़ना और जनप्रतिनिधि बनना लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। गंभीर आपराधिक मामले जिन पर है वो आज क्या बन के आ रहे हैं, जनप्रतिनिधि बन के आ रहे हैं। किसी फिल्म का डायलॉग है कि केवल अगर आज के दौर में चुनाव वही जीत सकता है, या तो केवल गुंडे जीत सकते हैं, या फिर चुनाव मतलब हो रहे हैं तो चुनाव या तो गुंडे ही लड़ सकते हैं या गुंडे ही जीत सकते हैं। या तो गुंडा आपको बनना पड़ेगा या केवल गुंडा ही जीत सकता है। अगर चुनाव जीतना है तो गुंडा बनना पड़ेगा, और या फिर गुंडे ही जीत सकते हैं। ऐसी भी बात किसी ने कही। अपराधीकरण लगातार बढ़ रहा है। इसके साथ ही धनबल और बाहुबल का प्रभाव चुनाव की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। क्षेत्रवाद, भाषावाद और अलगाववाद भी राष्ट्रीय एकता के लिए चुनावाद है। क्षेत्रवाद क्षेत्रीय मुद्दे, भाषाओं के मुद्दे और अलगाववाद था दूर रहने का, अलगाव अलग करने की भावना राष्ट्रीय एकता के लिए चुनौती है। जब क्षेत्रीय और भाषाई राष्ट्रीय हितों पर ऊपर रखे जाए तब सामाजिक तनाव और राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होती है। वर्तमान समय में फर्जी समाचार, सोशल मीडिया दुरुपयोग, राजनीतिक ध्रुवीकरण भी लोकतंत्र के लिए चुनौतियां ओपन कर उभरे। इससे मतदाता भ्रमित होते और लोकतांत्रिक निर्णय प्रभावित होते हैं। इनसे निर्णय लोकतांत्रिक प्रभावित होते हैं। ये सारी समस्याएं हैं जिसकी मैंने थोड़ी सी बात की है, तो इसलिए मैं क्लिक कर रहा हूँ उसको। इन समस्याओं के समाधान के लिए शिक्षा का प्रसार करना है, राजनीतिक जागरूकता बढ़ाना है, चुनाव सुधार करना है, भ्रष्टाचार पर कठोर नियंत्रण लगाना है, न्यायपालिका की संरचना स्वतंत्रता रखनी है, प्रशासन में पारदर्शिता रखनी है और राजनीतिक दलों को विकास, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता देनी चाहिए। नागरिकों भी संविधान के मूल्यों और लोकतांत्रिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। संविधान के मूल्यों और लोकतांत्रिक कर्तव्यों का पालन करवाना बहुत जरूरी है। अंत कहा जा सकता है कि चुनौतियों के बावजूद भारतीय लोकतंत्र निरंतर आगे बढ़ रहा है। यदि सरकार, नागरिक और लोकतांत्रिक संस्थाएं मिलकर कार्य करें तो लोकतंत्र और अधिक सशक्त सशक्त हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, उत्तरदायी हो जाएगा तथा जन कल्याणकारी बन सकता है। साथ ही साथ देखेंगे इसका अथवा प्रश्न क्षेत्रवाद भाषावाद की अवधारणा स्पष्ट कीजिए और भारतीय लोकतंत्र राष्ट्रीय एकता पर इनके क्या प्रभाव है। ये भी हमने देखा, क्षेत्रवाद भाषा जो छोटे क्वेश्चन थे उनमें से देखा था। अब इसको विस्तार से समझते हैं कि क्षेत्रवाद क्या होता है और साथ ही साथ क्या होता है भाषावाद। क्या होता है क्षेत्रवाद, मैंने कहा ना, अपने क्षेत्र के मुद्दों को आगे रखना। और भारत में विविधता का देश है जहाँ अनेक भाषाएं, संस्कृतियां और क्षेत्रीय पहचाने विद्यमान है। भारत विविधताओं का देश है जहाँ अनेक भाषाएं, संस्कृतियां, क्षेत्रीय पहचाने विद्यमान है। जब भी भारत की शक्ति बढ़ती है, किंतु जब क्षेत्रीय भाषाई हित राष्ट्रीय हितों से ऊपर रखे जाने लगते हैं, जब क्षेत्रवाद और ठीक है क्षेत्रीय और भाषाई मुद्दे किससे राष्ट्रीय हितों से ऊपर रखे जाते हैं, तब क्षेत्रवाद और भाषावाद जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। क्षेत्रवाद का अर्थ है किसी विशेष क्षेत्र के लोगों द्वारा अपने क्षेत्र के हितों को सर्वोच्च मानना तथा विशिष्ट अधिकारों और सुविधाओं की मांग करना। इसी प्रकार भाषावाद का अर्थ है कि अपनी भाषा को अन्य भाषाओं से श्रेष्ठ मानना और भाषा के आधार पर राजनीतिक व सामाजिक दबाव बनाना। वही क्षेत्रवाद का अर्थ है कि अपने हितों अपने हितों को राष्ट्रीय हितों से ऊपर रखना, और भाषा का अर्थ है कि अपनी भाषाओं को क्या मानना है, श्रेष्ठ मानना है। स्वतंत्रता के बाद राज्यों के भाषाई आधार पर पुनर्गठन से प्रशासनिक सुविधा तो बढ़ी, लेकिन कई स्थानों पर क्षेत्रीय अस्मिता और भाषाई पहचान के आधार पर नए विवाद भी सामने आए। समय समय पर स्वतंत्रता के बाद राज्यों के भाषाई आधार पर पुनर्गठन तो हुआ, मैंने बताया था 1956 में। विभिन्न राज्यों में भाषा और क्षेत्र से जुड़े आंदोलन हुए। तो एक व्यक्ति को अगर उंगली पकड़वा दी तो बाकी वाले भी कहेंगे को हमें भी उंगली पकड़ाओ। तो इस वजह से अगर किसी एक राज्य को आपने भाषा के आधार पर बनाया, तो फिर तो वो मांगे बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो एक नया आयोग बनाना पड़ा था, राज्य पुनर्गठन आयोग। और 1956 में हमने बहुत ज़्यादा कोशिशें करके कई राज्यों को भाषा के आधार पर बनाया था। क्षेत्रवाद के कुछ सकारात्मक पक्ष भी, इससे स्थानीय संस्कृति, भाषा और परंपरा को संरक्षण होता है। इस क्षेत्रवाद के फायदे भी है, इससे आपको पता है भाषा, संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण होता है। क्षेत्रीय विकास के मुद्दों को महत्व मिलता है। पिछड़े क्षेत्रों की समस्याएं सरकार के सामने प्रभावी रूप से रखी जाती है। जो पिछड़े क्षेत्र है उनकी समस्याएं सरकार के सामने आती है। इसके विपरीत क्षेत्रवाद और भाषावाद के अनेक नकारात्मक, इससे राष्ट्रीय एकता कमजोर होती है।
क्षेत्रवाद से राष्ट्रीय एकता कमजोर होगी। अलगाववादी राज्यों के बीच विवाद बढ़ता है, दो राज्यों के बीच विवाद बढ़ेगा। अलगाववादी प्रवृत्तियों को अलगाव बढ़ेगा, मिल सकता है। कई बार रोजगार, शिक्षा और सरकारी सेवाओं में बाहरी लोगों के प्रति भेदभाव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। बाहर से लोग आएंगे, उनमें वो ज़्यादातर, जैसे राजस्थान में कोई अन्य राज्य के लोग ज़्यादा आते हैं, तो राजस्थान में भी अलगाववाद की या फिर क्षेत्रवाद की भावना देखने को मिलेगी। वो कोशिश करेंगे कि हमारे क्षेत्र में कोई और अन्य क्यों नहीं आता। भाषा के कारण विभिन्न भाषाई समूहों के बीच तनाव बढ़ सकता है। इससे सामाजिक सौहार्द प्रभावित होता है। राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया बाधित हो सकती है। लोकतंत्र में सभी भाषाओं और संस्कृतियों का समान आवश्यक है। सभी का समान आवश्यक है। इन समस्या का समाधान के लिए संतुलित विकास, सभी भाषाओं के प्रति सम्मान बहुत जरूरी है। ये हम देख ही सकते हैं। राष्ट्रीय एकता की भावना, संविधान में निहित मूल्यों का पालन आवश्यक है। शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना का विकास किया जाता है। सरकार को सभी क्षेत्रों के समान विकास के लिए प्रभावी नीतियां लागू करनी चाहिए, ताकि किसी भी क्षेत्र में उपेक्षा नहीं हो। उपेक्षा मतलब हो कि वो ये नहीं समझे कि हमें हमें कोई हम शासन में भागीदारी नहीं, उपेक्षा की भावना उत्पन्न हो। स्पष्ट है कि क्षेत्रीय और भाषा की विविधता भारत की सांस्कृतिक धरोहर। आवश्यकता इस बात की है कि इन विविधताओं को राष्ट्रीय एकता के साथ जोड़कर देखा जाए, जिससे लोकतंत्र और अधिक मजबूत तथा समावेशी बन सके। पांचवा यूनिट, 5वां, निजता के अधिकार की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। भारतीय संविधान में निजता के अधिकार, डेटा संरक्षण महत्वपूर्ण बढ़ती। देखिए, निजता का अधिकार, मैंने पहले बात की, 2017 पुट्टास्वामी का मामला। वर्तमान में डिजिटल व्यक्ति के जानकारी का महत्व बहुत लगातार बढ़ रहा है। डिजिटल जानकारी, आज फोन में सारा का सारा प्राइवेसी आ गई। किसी व्यक्ति के पासवर्ड आपको पता नहीं होते हैं। पासवर्ड अगर पूछ लिया तो पासवर्ड नहीं बताता। कारण क्या है कि उसकी बहुत सी प्राइवेट चीज़ें होती है। तो उन प्राइवेट चीज़ों की सुरक्षा भी सरकार को सुनिश्चित करनी चाहिए। बैंकिंग है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सोशल मीडिया तथा ई गवर्नेंस जैसी सेवाओं के व्यापक उपयोग के कारण नागरिकों का अधिकांश व्यक्तिगत डेटा डिजिटल रूप में सुरक्षित है। ये बैंकिंग की चीज़ें बहुत ज़्यादा है, शिक्षा की बहुत सी चीज़ें ज़्यादा है, स्वास्थ्य है, सोशल मीडिया तथा ई गवर्नेंस जैसी सेवाओं के व्यापक रूप में नागरिकों का अधिकांश व्यक्तिगत डेटा डिजिटल रूप में सुरक्षित रहता है। ऐसे में डिजिटल रूप से सुरक्षित रहता है। किसी के शिक्षा संबंधी डॉक्यूमेंट हो, या बैंकिंग के पासवर्ड हो, या स्वास्थ्य संबंधित कोई बात हो, या फिर सोशल मीडिया से संबंधित कोई ऐप हो, ई गवर्नेंस के मामले हो, उनको व्यक्तिगत डेटा पूरा का पूरा डिजिटल हो गया, ऑनलाइन हो गया। ऐसे में निजता का अधिकार और डेटा संरक्षण लोकतांत्रिक शासन की महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गया है। ये बहुत आवश्यक हो गया है। निजता का अधिकार व्यक्ति के निजी जीवन, व्यक्तिगत जानकारी, पारिवारिक जीवन, संचार तथा व्यक्तिगत निर्णयों की सुरक्षा से संबंधित है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी व्यक्ति की निजी जानकारी का उपयोग उनकी अनुमति के बिना न किया जाए। अनुमति के बिना न किया जाए। अगर कोई व्यक्ति अनुमति दे, तभी जाके उसके निजी चीज़ों में छेड़छाड़ की जा सकती है। जब तक उसकी अनुमति नहीं हो, तब तक नहीं किया जा सकता। और इसके बारे में सरकार को बड़े स्टेप उठाने की जरूरत है। भारतीय संविधान में निजता का अधिकार प्रारंभ से अलग मौलिक अधिकार के रूप में उल्लिखित नहीं था। निजता का अधिकार शुरू में था नहीं। मैंने आपको बताया था, इसका 21 आर्टिकल का और एक्सपेंटेंशन हुआ, और फिर जाके इसे 2017 में जोड़ा गया। किंतु वर्ष 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने 21 पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामले में सुनिश्चित किया कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभिन्न अंग है। मैंने बताया ना, 1900 अनुच्छेद 2000 अनुच्छेद 21 जो है, उसके अंडर में ये सारी चीजें थी, और अनुच्छेद 21 का विस्तार किया। उसी के तहत, अनुच्छेद 21 के विस्तार के तहत आज कई प्रकार के हमें क्या मिले हैं, राइट्स मिले। इसने कई राइट दिए। उन्हीं में से एक है निजता का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, स्वच्छ वातावरण का अधिकार, सोने का अधिकार, नींद का अधिकार, हाँ, ध्वनि प्रदूषण जो हो रहा है, तो अच्छे ध्वनि प्रदूषण नहीं हो, इसके लिए अधिकार, स्वच्छ जल पीने का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार। ऐसे बहुत से जो अधिकार हैं, वो सारे अधिकार कहाँ से मिले, अनुच्छेद 21 में। इसमें कहा गया था प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, और फिर इसमें आप ये कह सकते हो राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ ये है, जीवन का अधिकार है, आत्महत्या नहीं करने का। इसमें सारे अधिकार है, लेकिन आत्महत्या नहीं करने का। तो आपका जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें आत्महत्या नहीं कर सकते। जीवन का अधिकार है, तो देश के लिए आपका जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आत्महत्या नहीं कर सकते। इसके लिए राइट टू लाइफ, अनुच्छेद 21 राइट टू लाइफ देता है। और राइट टू लाइफ का मतलब है कि गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। दिल्ली में प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ रहा था,
तो स्वच्छ वातावरण में रहने का अधिकार है आपका। तो सरकार को उस पर्यावरण प्रदूषण को हटाना है। ये भी अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत मिला है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभिन्न अंग है। इस निर्णय ने नागरिकों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नई संवैधानिक स्वतंत्रता प्रदान किया। डेटा संरक्षण का अर्थ है कि नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी को अनधिकृत उपयोग, चोरी, दुरुपयोग अथवा अवैध प्रसारण से सुरक्षित रखना। अवैध प्रसारण न हो, डेटा सुरक्षित रहे, उसका कोई प्रसारित नहीं कर पाए। अगर किसी के निजी जीवन से जुड़े हुए मामले हैं तो उसे कोई परिवर्तन नहीं कर पाए। वर्तमान समय में आधार है, बैंक खाते हैं, मोबाइल नंबर है, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, अन्य डिजिटल सूचनाएं अत्यंत संवेदनशील मानी जाती है। आधार कार्ड अगर किसी का लीक नहीं होना चाहिए, बैंक खाते वगैरह, तो बैंक खाते अगर लीक हो गया 2 मिनट में सारी चीजें खाली हो जाएगी। तो इसलिए डेटा का संरक्षण बहुत जरूरी है। इस पर सरकार को देखो, हाल ही में देखो 3 लिस्ट थी ना, मैंने बताई थी आपको। एक होती है संघ सूची, एक होती है राज्य सूची, एक होती है आपके समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, इसमें मामले 97 थे, इसमें मूल 66 थे, अभी 61 है। इसमें मूल 48 थे, अभी 52 है। 47 थे, अभी 52। तो इनमें एक चीजें नहीं थी, ये साइबर सुरक्षा इन तीनों में नहीं थी। साइबर सुरक्षा नहीं थी, तो दिखाई नहीं दे रहा। तो साइबर सुरक्षा नहीं थी। तो साइबर सुरक्षा का संबंध किससे? इससे संविधान बना रहे थे तब पता नहीं था कि इतनी डिजिटलाइजेशन हो जाएगा। तो आज की जो डिमांड है, आज के जो वक्त है, एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। इस जमाने में किसी का डेटा सुरक्षित रखना सबसे बड़ी चुनौती है किसी भी गवर्नमेंट के लिए, किसी भी देश की गवर्नमेंट के लिए। तो इनको सुरक्षित रखना आवश्यक है। इस पे सरकार को स्टेप उठाना चाहिए और गाइडलाइन जारी करनी चाहिए। निजता खतरे में पड़ सकती है, तो इनके लिए सुरक्षा जरूरी है। डेटा संरक्षण में तो इसलिए भी बढ़ता गया क्योंकि साइबर अपराध, ऑनलाइन धोखाधड़ी, पहचान की चोरी, हैकिंग जैसी घटनाएं तेजी से बढ़ रही है। हैकिंग हो रही है, किसी का डाटा हैक किया जा रहा है। यदि व्यक्तिगत डेटा सुरक्षित नहीं रहेगा तो आर्थिक हानि के साथ साथ व्यक्ति की प्रतिष्ठा और स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ेगा। अगर व्यक्तिगत डाटा सुरक्षित नहीं रहेगा तो आर्थिक हानि होगी, बैंक खाता खाली होगा ही होगा। अगर किसी की निजी जो भी जीवन से जुड़ी बातें अगर सार्वजनिक होती है तो उसकी प्रतिष्ठा को भी बड़ा चोट पहुंचती है। सरकार ने डिजिटल डेटा की सुरक्षा के लिए विभिन्न कानून और नीतियों को लागू किया। इनका उद्देश्य नागरिकों में व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षा सुनिश्चित करना और डेटा का जिम्मेदारी पूर्वक उपयोग करना है। सरकारी और निजी संस्थाओं को नागरिकों को जानकारी सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी निभानी। नागरिकों को डिजिटल माध्यमों का सावधानीपूर्वक उपयोग करना चाहिए। मजबूत पासवर्ड, 2 स्तरीय सुरक्षा, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, संदिग्ध वेबसाइटों से बचाव और व्यक्तिगत जानकारी अनावश्यक रूप से साझा न करना साइबर सुरक्षा का महत्वपूर्ण उपाय है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन, ये जो आपने सुना होगा कि अगर हमें डेटा अपना सुरक्षित करना है व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, या फिर डिजिटल कोई भी अन्य ऐप होता है उस पे, यूट्यूब पे, या फिर अन्य ऐप, आप कोई साइट चलाते हैं, कोई ऐप चलाते हैं, तो उसका 2 स्टेप वेरिफिकेशन आवश्यक है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन करने से आपका डाटा सुरक्षित रहता है। और जब भी कोई व्यक्ति उसको लिंक को लॉगिन करने का प्रयास करता है तो आप पर पहले पासवर्ड आते हैं या ओटीपी आता है या फिर आपका बायोमेट्रिक होता है, तभी जाके वो चीज़ें कर सकता है। इसलिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन हर ऐप पर किया जाना बहुत ज़रूरी है। फेसबुक वगैरह इन चीज़ों पे बचाव और व्यक्तिगत जानकारी अनुसार अंत में कहा जा सकता है कि निजता का अधिकार केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विषय नहीं है। निजता का अधिकार केवल व्यक्तिगत विषय का अधिकार नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का अधिकार है। अगर किसी का डाटा लीक हो गया और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को लगातार ब्लैकमेलिंग कर रहा है, इससे जो लोक प्रशासन है, जो लोक व्यवस्था है, उसको बहुत बड़ी चोट पहुंचेगी। क्योंकि लगातार इस तरीके से डेटा अगर लीक होने की घटना होगी तो समाज में अराजकता फैल जाएगी, लोक व्यवस्था को बहुत बड़ी चोट पहुंचेगी, जिस वजह से एक सभ्य लोकतंत्र के लिए ये चीज़ों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस पर समय रहते हुए कानून बनने बहुत आवश्यक है। व्यक्तिगत जानकारी किसी की रहेगी, किसी के पास प्राइवेट चीज़ें रहती है ना, तब तक ही सुरक्षित रहती है। चॉकलेट को आप खुला कर दो तो उस पर चींटी आ जाएगी। और चॉकलेट पे अगर क्या लगा हुआ है, उस पे प्लास्टिक लगा हुआ है या फिर वो पैकिंग है, तो उस पे चींटियाँ नहीं आती। इसलिए किसी का निजी जीवन जब तक निजी हाथों में रहता है, अपने स्वयं में हाथ रहता है, तब तक वो सुरक्षित है। और लोगों पे पास आ गया तो फिर क्या होता है हम सब जानते हैं। अंत में कहा जा सकता है निजता का व्यक्ति नहीं, लोकतंत्र व्यवस्था का आधार प्रभावी डेटा संरक्षण व्यवस्था नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है तथा डिजिटल भारत को सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान
देती है। इसका अथवा क्या है? साइबर सुरक्षा अर्थ स्पष्ट करना है और भारत में साइबर अपराधों की प्रमुख चुनौतियों और उनके रोकथाम के उपायों में विस्तार करना है। सूचना प्रौद्योगिकी विकास ने मानव जीवन को अत्यंत सरल और सुविधाजनक बना दिया है। सूचना इंफॉर्मेशन प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा सुगम बनाया। आज इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। आज आप डिजिटल माध्यम से ले रहे हो। पहले एक ज़माना ऐसा था कि हमें गुरुकुलों में जाके पढ़ाई करनी पड़ती थी। आज फ़ोन निकाला, क्लास ली और क्लास में सारी चीज़ें देख ली, तुरंत हो गया। क्लास को हमने अपडेट कर दिया। फ़ोन पे घर पे बैठ के आपने इन चीज़ों को कर दिया। या फिर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, हम तुरंत गूगल से किया, गूगल से पता किया। ये आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल कौन-सा है 324, तुरंत आपको पता चल गया। ये कैसे? ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है। इंटरनेट, ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, ई-कॉमर्स और सोशल मीडिया का उपयोग तेज़ी से बढ़ रहा है। इंटरनेट, ऑनलाइन बुकिंग ये बढ़ ही रहा है। इसके साथ ही साइबर अपराधों की वृद्धि हुई है। साइबर अपराध का मतलब है डिजिटल अपराध। इसलिए साइबर सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी आज प्रत्येक व्यक्ति, संस्था और सरकार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बने। साइबर सिक्योरिटी व्यक्ति, संस्था और सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो गया है कि कैसे लोगों का डेटा लीक होने से रोक दिया जाए। और टेक्नोलॉजी और बढ़ती जा रही है और टेक्नोलॉजी बढ़ते-बढ़ते अब एआई का ज़माना आ रहा है। यहाँ से टेक्नोलॉजी को सँभाल के रखना बहुत बड़ा बवंडर साबित होगा, क्योंकि डेटा को सुरक्षित रखना मुश्किल हो जाएगा। साइबर सुरक्षा अर्थ है कि कंप्यूटर, मोबाइल नेटवर्क, डिजिटल डेटा और ऑनलाइन सेवाओं को अनधिकृत पहुंच, हैकिंग, वायरस, साइबर हमलों और अन्य डिजिटल खतरों से सुरक्षित रखना है। इन सारे खतरों से अलग रखना है। कंप्यूटर में, मोबाइल में, डेटा ऑनलाइन सेवाओं को अनधिकृत पहुंच, कोई वहां तक पहुंच नहीं पाए, हैक नहीं कर पाए, वायरस नहीं आ जाए, साइबर हमला कोई नहीं कर दे, डिजिटल खतरों से सूचना। इसका उद्देश्य व्यक्तिगत व संस्थागत सूचनाओं को गोपनीयता, गोपनीयता का मतलब है कि उस सीक्रेटनेस को बनाना, अखंडता और उपलब्धता बनाए रखना। भारत में साइबर अपराधों के प्रमुख रूपों में हैकिंग, हैक कर दिया जाता है किसी का अकाउंट। हैक का मतलब है कि वो चला नहीं पा रहा है, कोई दूसरा चला रहा है। ऑनलाइन बैंकिंग, धोखाधड़ी हो रही है। आपको किसी ने पूछा और ओटीपी भेजा और पूरा अकाउंट खाली हो गया। ऑनलाइन बैंकिंग धोखा। फिशिंग, पहचान की चोरी, सोशल मीडिया अकाउंट हैक करना, फर्जी वेबसाइट, साइबर बुलिंग और डिजिटल ब्लैकमेल तथा डेटा चोरी शामिल है। इन अपराधों के कारण नागरिकों को आर्थिक तथा मानसिक दोनों प्रकार की हानि उठानी पड़ती है। एक तो आर्थिक यानी पूरा पैसा ही जाता है, और मानसिक यानी कि वो लोग हिल जाते हैं क्योंकि अपनी व्यक्तिगत जानकारी लीक हो गई। साइबर अपराधों के बढ़ने के कारण इंटरनेट का बढ़ता उपयोग, डिजिटल जागरूकता की कमी है, तकनीकी सुरक्षा उपायों का पर्याप्त उपयोग न करना, कई लोग मजबूत पासवर्ड का उपयोग नहीं करते हैं, अनजान लिंक पर क्लिक कर अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा कर देते हैं। मजबूत पासवर्ड रखने अनिवार्य हैं ताकि आप अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। अगर मजबूत पासवर्ड नहीं होते हैं तो कोई भी आपके अकाउंट को क्या कर देता है, हैक कर देता है, फिर वो आपको ब्लैकमेलिंग करता है, जिससे आपको आर्थिक और मानसिक दोनों प्रकार की हानि होती है। भारत ने साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति तथा विभिन्न साइबर सुरक्षा एजेंसियों की स्थापना की है। साइबर अपराधों की शिकायत दर्ज करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल, हेल्पलाइन फ्री व्यवस्था की गई है। साइबर सुरक्षा से लड़ने के लिए कई प्रकार के, अभी मोबाइल जब आप फ़ोन करते हो तो साइबर सुरक्षा से संबंधित कई ऐसे पासवर्ड आते हैं, ऐसी चीज़ें आती हैं, गाइडलाइंस आती है, वेबसाइट आती है, जिन पे क्लिक नहीं करने का कहा जाता है। कि गृह मंत्रालय ने आपको कहा है कि आप किसी भी ऐसे लिंक को, या फिर बैंकिंग से कोई कॉल नहीं आता है, आप तुरंत ऐसा ना उठाएँ या ओटीपी वगैरह नहीं दें, ऐसी कोई चीज़ें शेयर नहीं करें। ये सारी चीज़ें मोबाइल के माध्यम से सरकार समय-समय पर बताने की कोशिश करती है, ताकि आपका अकाउंट या फिर आपकी कोई भी डेटा लीक ना हो पाए। साइबर सुरक्षा को मजबूत कराने के लिए नागरिकों को सुरक्षित पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए और समय-समय पर पासवर्ड बदलना चाहिए। एक पासवर्ड नहीं रखना चाहिए, हैकिंग बढ़ती है। और 2 स्तरीय प्रमाणीकरण का उपयोग करना चाहिए। टू स्टेप वेरिफिकेशन को अलाउड करना चाहिए। प्रत्येक ऐप में होता है, जाइए आप सेटिंग में, वहाँ जाके टू स्टेप वेरिफिकेशन कीजिए। किसी भी अनजान ईमेल, संदेश या लिंक पर सत्यापन के क्लिक नहीं करना चाहिए। जैसे आ जाते हैं व्हाट्सएप पे आपको कोई भेज देता है कि इन्विटेशन कार्ड, ओके करते हैं, अकाउंट खाली। तो ऐसे अनजान नंबर पे अगर कोई इनविटेशन कार्ड वगैरह आते हैं, या फिर अन्य कोई भी चीज़ आती है, कोई लिंक आता है, तो उसको बिना सुरक्षा के आप उसे ओपन ना करें। किसी अन्य व्यक्ति को साझा नहीं करनी चाहिए, और विद्यालयों, महाविद्यालयों, सरकारी संस्थानों में साइबर सुरक्षा में जागरूक कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए, ताकि नागरिक डिजिटल माध्यम से सुरक्षित रह सके। इस प्रकार साइबर सुरक्षा केवल तकनीक विषय नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी भी है। सुरक्षित डिजिटल वातावरण, प्रभावी कानून, जन जागरूकता के माध्यम से साइबर अपराधों पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है और डिजिटल भारत को अत्यधिक सुरक्षित बनाया जा सकता है। देखो, आने वाला ज़माना तो टेक्नोलॉजी का है। टेक्नोलॉजी से अब इन चीज़ों से अगर छोड़ देंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएँगे।
तो आगे भी बढ़ना है और सुरक्षा भी बढ़ानी, दोनों चीज़ें करनी। तो बेस्ट विशेष टू ऑल योर फ्री एग्ज़ाम टॉपर्स। तो आज हमने इस क्लास को समाप्त किया। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके जो आने वाला एग्ज़ाम है उसमें बहुत ही शानदार तरीके से अध्ययन करें और यहाँ से प्रश्न पुट अप होने की संभावना ज़्यादा है। ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करें। और आज हमने जिस भारतीय चिंतन और राजनीति की बात की है, तो ये राजनीतिक घटनाओं की चर्चा की है। ज़्यादातर संविधान के मुद्दे थे। संविधान के मुद्दों को समझने का हमने प्रयास किया है। और एग्ज़ाम टॉपर्स के आप टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं या एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको क्लासों का रिकॉर्ड मिल पाएगा और क्लासें आप ले पाएँगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप अच्छा एग्ज़ाम दें और अच्छे से क्लियर कर पाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद अब तक के लिए क्लास सुनने के लिए। धन्यवाद।